जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं एक नए सेशन को जो है कि लेकर आगे हुए हैं, क्योंकि आप लोग को हम जैसा कि बताए थे, जैसा कमिटमेंट किए थे कि हम लोग जो है कि एक नया सीरीज लूसेंट सीरीज को चालू करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी छात्र जीके का तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या जीके या जीएस में अपना कमांड स्थापित करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम में जो है कि आपका जीके जीएस पर आधारित जो भी एग्जाम है, आप लोग उस एग्जाम को अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग लूसेंट सीरीज सबसे लाभदायक रहेगा। आप लोग इसका लाभ जो है कि बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं, बस आप रेगुलर रहिएगा। और इस क्लास का जो है कि जो भी बेनिफिट रहेगा आपको देखने के लिए ज्यादा नहीं, आपको 15 से 20 दिन में अंतर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों के बीच हम लोग लूसेंट सीरीज लाए हैं। इसमें लगभग हम 2 सब्जेक्ट आपको देंगे डेली। आज हम 3 सब्जेक्ट दे दिए थे, आगे से आपको 2 सब्जेक्ट देंगे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट जो है कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग 2 सब्जेक्ट पे कमेंट करेंगे और थोड़ा बहुत स्टैटिक को इसमें शामिल करेंगे, तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है कि लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आगे। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल पॉइंट आप लोगों के बीच हम लोग लाए हैं। चेक करते हैं, पंखा कम करते हैं क्योंकि माइंड पे एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है। ऐसे आवाज नहीं आएगा अगर हमको जोर से बोलना पड़ जाएगा, नहीं तो इसीलिए एक माइक ऑर्डर कर दो ना। माइक ऑर्डर कर देंगे, वो वाला चपटा वाला वो महंगा आता है, 3-4-5 हजार पड़ जाएगा, 3000 देखते हैं इस महीना। तो आज का मोटिवेशनल पॉइंट आप लोगों के बीच हम लोग लाए हुए हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे छात्र सिर्फ सोच लेते हैं कि हम आरपीएफ का तैयारी करेंगे और कांस्टेबल बनेंगे और एसआई बनेंगे, और सिर्फ वो जो है कि जिस दिन फॉर्म भरता है 1-2 दिन तक उसके अंदर जोश रहता है, फिर वो ठंडा हो जाता है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, आपको अंतिम समय तक लड़ना पड़ेगा जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पर नहीं आ जाए। तो इसीलिए आप लोग अपने जोश को बनाए रखिए और किसी भी एग्जाम को फोड़ डालने का आप लोग कोशिश कीजिए, और कोशिश ही कीजिएगा तभी जो है कि कुछ हो पाएगा। बिना कोशिश करने वाले को कुछ नहीं मिलता है। तो आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं लूसेंट सीरीज लेकर, जो कि एक बेहतरीन सीरीज होने वाला है। आप लोग मेरे हर एक कंटेंट पर ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, और आपको एक ग्रुप डी से लेकर या एक चपरासी से लेकर आपको जो है कि बीपीएससी प्रीलिम्स तक में आपको फायदा करेगा। और इस बीच में जितना भी एग्जाम आएगा, हर एक एग्जाम आसानी से हो जाएगा, चाहे वह रेलवे का कोई भी एग्जाम लीजिए, या आप एसएससी सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम लीजिए, या फिर आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम लीजिए। हम अगर यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, तो वो हर एक एग्जाम को फोकस करेगा। और इस मान लीजिए कि 6 दिन हम ये लूसेंट सीरीज करेंगे, 7वां दिन जो है कि मेन क्वेश्चन जो रहेगा उसको रिवीजन के तौर पर सुपर संडे का क्लास बहुत ही सबसे बेहतरीन रहेगा। आप लोग जो है कि आसानी से अधिक दोस्तों में आप लोग इस क्लास को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप मेरे लिए 2-4 शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो कि पढ़ने के लिए इच्छुक है। वैसे छात्रों को आप जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे कि हमको भी कुछ फायदा होगा और आपको भी कुछ फायदा होगा। आप लोग भी आसानी से अपना जो है कि माँ बाप का सपना पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल पॉइंट के साथ हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल हम लोग चलते हैं, पॉलिटी को पहले क्लियर करने का प्रयास करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो हैवी क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के बीच हम रखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में से आप लोग को पता है, अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान का, तो भारतीय संविधान चालू करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, मात्र 4 से 5 मिनट में। आप लोग को बता दें कि भारत में विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनी आए, विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनी आए। उसमें से सबसे ताकतवर जो रहे वो आपका अंग्रेज रहे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहे, और साथ में उसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, क्योंकि जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंपनी खोला था, वहीं पर अपना कंपनी आपका फ्रेंच ने खोला। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में सबसे पहला आपका जो कंपनी खोला था
था ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वह सूरत में खोला था। इसीलिए फ्रांसीसी ने भी सूरत में खोला। फ्रांसीसी ने भी कहां खोला? सूरत में। तो आप ये दो बहुत ही शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी थी। तो याद रखिएगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनी में से सबसे जो आपका ताकतवर कंपनी थी वह थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना याद रखिएगा पक्का पक्की जो हुआ था 1600 ईस्वी को। इस कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी को हुआ था, 31 दिसंबर के दिन हुआ था। और संस्थापक जो थे उस समय ब्रिटेन के महारानी के रूप में जो काम कर रहे थे वो कर रहे थे एलिजाबेथ प्रथम। कौन काम कर रहे थे? एलिजाबेथ प्रथम। और इनके ही सिफारिश पर भारत में विभिन्न प्रकार के जो है कि आपका कंपनी का स्थापना हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जब ये भारत में आए थे तो व्यापार करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। और व्यापार के साथ साथ जब इनको ज्यादा इनकम होने लगा, यहाँ के हर एक शासक का जब कमजोरी का पता चलने लगा, तो कमजोरी का शासक का पता इसलिए चला क्योंकि मान लीजिए अगर 5 उंगली आपके हाथ में है तो पांचों उंगली आपस में बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए इस उंगली को कोई दबाने का प्रयास करेगा तो ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा, या इसको दबाने की कोशिश करेगा तो ये सपोर्ट नहीं करेगा। यानी यहां पर जितने भी राजा महाराजा थे आपस में जो है कि एकता नहीं था। इसी का फायदा उठाते हुए बाहर के व्यक्ति ने यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आपके विभिन्न प्रकार के शासक से लड़ाई करने का काम किया। उसके बाद उस क्षेत्र को जीतने का काम किया और उसको अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उसमें से आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में पहली बार जो यूरोपीय कंपनी में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे व्यापार करने के लिए, व्यापार के साथ इन्होंने आगे चलकर विभिन्न प्रकार का मुद्दा अपनाया, जिसमें से आप लोग को पता है कि वह राजनीति में प्रवेश किया। किसमें प्रवेश किया? राजनीति में। और व्यापार पे जो जैसे ही मतलब शुरू किया था तो इसका याद रखिएगा व्यापार के लिए आया था वह 1600 में आया था। कब आया था? 1600 में। और आगे चलकर 1608 ईस्वी में पहली बार उन्होंने फैक्ट्री का स्थापना किया था इंडिया में। भारत में जो है कि आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में जो है कि सूरत में जो है कि फैक्ट्री का स्थापना किया था। उसके बाद इन्होंने एक और संस्था का निर्माण किया था, जैसे आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग एक और कंपनी का नाम सुने होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि 1600 में जब वह व्यापार करने के लिए आया था तो एक कंपनी का के अंतर्गत एक संस्था का स्थापना हुआ था जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको शॉर्ट में बीओडी बोलते हैं। ठीक है, बीओडी बोलते हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना 1600 में आया था, या फिर 1600 में स्थापना इसलिए किया गया था कि वह व्यापार पर कंट्रोल करेगा। किस पर कंट्रोल करेगा? व्यापार पर। तो बहुत सारा बुक जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1784 में स्थापना करवाता है, लेकिन वो गलत है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो सबसे मुख्य कार्य था वह व्यापार को संतुलित करना, जिसका स्थापना 1600 में किया गया था। लेकिन आगे चलकर जब कंपनी राजनीति में प्रवेश किया तो उन्होंने एक इसी तरह का एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहला चीज याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए आया था? तो राजनीति के लिए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए आया था? तो याद रखिएगा ये आया था व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा और आगे चलकर हम दोनों को जो है कि एक साथ ही खत्म कर देगा ब्रिटेन के महारानी। आप लोग को पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अंतिम रूप से जो खत्म किया गया या फिर उसको उससे जो भार लेके अपने हाथ में क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था 1858 के अधिनियम के तहत। और 1858 के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरस्त। क्योंकि ये लोग का कोई काम नहीं बचा, क्योंकि महारानी अपने अंदर में ले ली सब चीज। आपको अधिनियम बताएंगे 1858 का अधिनियम, तब और चीज आपका माइंड का क्लियर होगा। तो सुनिएगा, ये चीज हो गया। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीति में हुआ था इसका स्थापना याद रखिएगा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना, क्योंकि आप लोग को पता है कि राजनीति में प्रवेश भारत जो किया, भारत के अंदर राजनीति में प्रवेश जो कंपनी किया था, आपको युद्ध बताए थे 1757 का प्लासी का युद्ध बताए थे, उसके बाद 1764 का बताए थे बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध जो है कि अंग्रेज के द्वारा जीत लिए जाने के बाद जो है कि वह पहले व्यापार में था, व्यापार के साथ वह राजनीति में प्रवेश किया। तो इसका मतलब 1773 में पता है आप लोगों को कि पहला अधिनियम लाया गया भारत में। और पहला अधिनियम लाने के
कुछ दिन के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया, उसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए, राजनीति के लिए जो स्थापना किया गया। समझ में आ गया होगा ये दोनों चीज। तो अब हम लोग धीरे 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 याद करते हैं कि ये दोनों युद्ध जीतने के बाद भारत में जो है कि पहली बार 1773 ईस्वी में अधिनियम आता है। तो इसका क्या क्या विशेषता था आपको हम धीरे धीरे लेकर चलते हैं, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। जितना कंटेंट देंगे आप याद रखिएगा, क्योंकि कंटेंट का कमी नहीं है, लेकिन एग्जाम में बढ़िया बढ़िया एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है आप लोगों के बीच हम रखेंगे। तो सुनिएगा, आप लोग को बताते हैं। तो याद रखिएगा 1773 में जब ब्रिटेन के राजा महाराजा या महारानी के द्वारा 1773 ईस्वी में पहली बार भारत के अंदर में कानून प्रशासन वगैरह लाने के लिए जो पहला प्रयास किया गया था, इसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। और इस अधिनियम के तहत जो है कि भारत में विभिन्न प्रकार चीज का स्थापना किया गया। उसमें से याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि इसमें पहला काम जो किया गया, इसमें जो है कि आपका 1773 अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में भारत के अंदर में एक शहर था कलकत्ता। कलकत्ता में ही पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1774 में किया गया, 1773 अधिनियम के तहत किया गया। और इसमें पता है कि पहली बार इसमें एक मुख्य न्यायाधीश बना था, 3 अन्य न्यायाधीश बना था। एक मुख्य न्यायाधीश में था सर इलिजा इम्पे, और 3 जो अन्य था आपको पता है थे लेमेस्टर, उसके बाद चैम्बर्स, उसके बाद हाइड। याद रखिएगा लेमेस्टर, चैम्बर्स, हाइड, ये 3 थे, कुल मिला के 4 थे। याद रखिएगा पहली बार 1773 अधिनियम के तहत 74 में। समझ में आ गया। तो याद रखिएगा कि 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था ना, तो प्लासी का युद्ध जो है कि बंगाल का नवाब का नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। और याद रखिएगा आपका अंग्रेज गवर्नर था जिसका नाम था आपका रॉबर्ट क्लाइव। उस समय वो गवर्नर के पद पर नहीं था, लेकिन अंग्रेज के अधीन जो है कि वो काम कर रहा था। ठीक है, कंपनी के अधीन काम कर रहा था। तो याद रखिएगा कि 1757 में 23 जून के दिन 1757 में 23 जून के दिन प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत लेता है, तो वह धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर जाता है। और यहीं पर एक आपका पद निकलता है जिसका नाम है गवर्नर का पद। और इस गवर्नर के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट क्लाइव बना था। लेकिन यह सिर्फ गवर्नर के पद पर बैठा था, लेकिन 1773 का जब अधिनियम आता है तो उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था, इसका पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। सेकंड काम ये हुआ, यानी कि बंगाल के गवर्नर का पदनाम में बढ़ोतरी हुआ, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। और इसके तहत बनने वाला जो पहला व्यक्ति बना वो वारन हेस्टिंग बना। कौन बना? वारन हेस्टिंग बना। आप लोग को पता है वारन हेस्टिंग बना। उसके बाद याद रखिएगा कि तीसरा इसमें ये फैक्ट आया कि इसमें जो है कि पहली बार इसमें बंगाल का जो गवर्नर था और सुप्रीम कोर्ट, आप लोग को पता है एक साइड में आप लोग को पता है कि गवर्नर का पद लाया गया है, और वह उसको काम करने के लिए कौन कौन सा काम देगा नहीं देगा, यानी आगे चलकर हम देखेंगे। लेकिन पहली बार बंगाल का गवर्नर का जो पद आया था वो आपका 1773 के अधिनियम के तहत आया था। गवर्नर का पद नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। और साथ ही याद रखिएगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी लाया गया है, यानी कि बंगाल के अंदर या भारत के अंदर में गवर्नर जनरल का क्या कार्य होगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य होगा ये तो फिक्स नहीं कर पाया 1773 का अधिनियम, लेकिन दोनों का पद सिर्फ सृजित कर दिया। क्या कर दिया? सृजित कर दिया। याद रखिएगा दोनों का पद लाया गया। तो क्वेश्चन आएगा यहां पर कि भारत के अंदर में गवर्नर जनरल का पद और सुप्रीम कोर्ट का जो पद लाया वो कौन से अधिनियम के तहत? तो 1773 के अधिनियम के तहत। समझ में आ गया। साथ ही याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा इम्पे बता चुके हैं, और भारत के अंदर में बंगाल के अंदर में पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग बने हैं 1773 अधिनियम के तहत। समझ में आ गया। उसके बाद याद रखिएगा
कि लेकिन ब्रिटेन के जो महारानी थे वो कार्य को फिक्स नहीं कर पाए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या कार्य होगा और गवर्नर जनरल का क्या क्या कार्य होगा। जैसे आप लोग को पता है कि भारत के हर एक राज्य में लगभग विधानसभा है। विधानसभा जो होता है वह विधानसभा जो होता है वहां पर कानून बनता है, और जहां पर विधान परिषद होता है उसका अलग काम होता है। यानी कि विधानसभा का अलग काम, विधान परिषद का अलग काम। जैसे राष्ट्रपति का अलग काम, राज्यपाल का अलग काम होता है। तो वह चीज फिक्स है कि कौन सा काम कौन करेगा, यानी अपने अपने दायरा में काम करता है। जैसे आपके पिताजी जो है कि सबसे मुख्य आदमी होंगे घर में, इनकम का स्रोत यानी उनके द्वारा आता होगा, और मम्मी के द्वारा हो सकता है अलग इनकम आता होगा। तो इसका मतलब है दोनों का दायरा फिक्स है कि मम्मी यहां पर काम करने जाएगी और पापा उधर जाएंगे काम करने, दोनों से जो है कि इनकम का स्रोत आएगा। तो लेकिन ये दोनों का पद तो 1773 में आ गया था, लेकिन जो है कि ब्रिटेन के महारानी ने फिक्स नहीं कर पाया था कि सुप्रीम कोर्ट का फलना काम रहेगा और गवर्नर जनरल का फलना काम रहेगा। तो इसका मतलब है कि भारत के अंदर में पहली बार ब्रिटेन के महारानी ने प्रयास तो किया, लेकिन वह कुछ मात्रा में चीज को भूल गया। क्या कर गया? भूल गया। यानी कि प्रयास और भूल की संज्ञा जो दिया जाता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और आपको यहां पर शायद चौथा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, कितना भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, आप 3 याद रखिएगा। उसके बाद ये सारा का सारा जितना घटना घटित हो रहा है यह आपका ब्रिटेन से घटित हो रहा है। कहां से घटित हो रहा है? ब्रिटेन से कंट्रोल हो रहा है या घटित हो रहा है या कानून बन रहा है। इसीलिए ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री याद रखना है, ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री याद रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे 1773 के समय वो थे लॉर्ड नॉर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ याद रखने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ गया? हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं, सुनिएगा अगला क्वेश्चन। जब 1773 के अधिनियम में प्रयास किया गया लेकिन उसके द्वारा भूल हो गया, तो इस भूल को जो है कि आगे दिखाने के लिए या आगे उसको फिक्स करने के लिए या उस भूल को कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में, याद रखिएगा 1781 ईस्वी में जो है कि 1773 अधिनियम को सेटल करने के लिए, क्या करने के लिए? सेटल नहीं करते हैं कि इसको हम सेटल करके आते हैं उसके बाद फिर चलेंगे उधर। तो इसका मतलब है इसके कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। याद रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, और इसमें से आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज हुआ होगा। यानी कि 1773 के अधिनियम में जो भी कमी रहा था उसको दूर किया गया। क्या किया गया? दूर किया गया। याद रखिएगा 1781 ईस्वी में आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, यानी कि 1773 के कमी को दूर करने के लिए। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। क्या पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था, आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ब्रिटेन के महारानी के द्वारा जो है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित किया गया था वो कब किया गया था? तो 1784 में पूछेगा। लेकिन पूछेगा कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है क्योंकि इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनके नाम पे ही यह वाला नाम पड़ा है। तो याद रखिएगा पिट, यानी कि विलियम पिट। विलियम पिट उनका प्रधानमंत्री का पूरा नाम था, विलियम पिट। विलियम पिट प्रधानमंत्री का नाम था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, आप लोग को पता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1784 में, तो इसी के तहत जो है कि आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। किसका स्थापना किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना जो किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। तो याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछे कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट, यानी पिट से ही पिट निकाल लेना है। समझ में आ गया? उसके बाद याद रखिएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया, जो कि आपका राजनीति पर कंट्रोल करने का काम करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कि वह कंपनी के व्यापार पर कंट्रोल करता है। इसका मतलब उसका स्थापना 1600 में ही हुआ था। समझ में आ गया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगला चीज, तो आप लोग को बता दें अगला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आया है आपका, याद रखिएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट।
1786 का एमेंडमेंट, एमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन अधिनियम, ठीक है। इसका मतलब ये जो आया होगा किसी न किसी अधिनियम में संशोधन करने के लिए आया होगा। तो आप लोग को बता दे कि 1786 का जो एमेंडमेंट एक्ट आया था, अगर आप इतना सा भी याद रखते हैं तो आपके लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछेगा कि ब्रिटेन के सरकार के द्वारा एमेंडमेंट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1786 में। और एमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन अधिनियम, यानी किसी चीज में नया चीज को जोड़ देना या उसमें परिवर्तन कर देना, जोड़ देना या परिवर्तन कर देना। तो सुनिएगा 1786 का जो आपका एमेंडमेंट एक्ट था वह आपका 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन करने के लिए आया था। तो सुनिएगा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, इसमें संशोधन करने के लिए 1786 का एमेंडमेंट एक्ट आया। और 1786 में जो आया वह पहली बार जो गवर्नर जनरल चल रहा था उसको विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया, विशेषाधिकार का प्रयोग। और विशेषाधिकार का मतलब आपको समझना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के यहाँ सबसे मेन मुखिया के रूप में पिताजी काम करते हैं, जब पिताजी का एज थोड़ा सा ज्यादा ढल जाता है तो ढलने के बाद क्या करता है कि उनका बेटा या उनका बेटी डिसीजन लेने लगती है। तो इसका मतलब है कि उसको जो है कि अधिकार मिला एक्स्ट्रा में। इसका मतलब विशेषाधिकार का प्रयोग पहली बार गवर्नर जनरल जो कर रहे हैं 1786 के एमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन एमेंडमेंट एक्ट जो आया था पर्सनली 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन को लेकर आया था। और विशेषाधिकार का मतलब सीधा समझना है, जैसे भारत के अंदर में जब आप राष्ट्रपति थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है आप लोग को पता है कि वह वीटो का प्रयोग भी करते हैं। भारत के अंदर में जो है कि वीटो का प्रयोग 3 तरीका से किया जाता है, आप लोग को पता है। एक होता है पॉकेट वीटो, एक होता है आत्यंतिक वीटो और एक होता है आपका निलंबनकारी वीटो। 3 प्रकार का वीटो का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन चौथा प्रकार का भी वीटो होता है, उसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति नहीं करते हैं, जिसका नाम है विशेषित वीटो। विशेषित वीटो का प्रयोग अधिकतर अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। यानी राष्ट्रपति को जो है कि वह विशेष अधिकार प्राप्त है जो कि भारत के किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, उसको विशेषाधिकार कहते हैं। और आप लोग को बता दें कि गवर्नर जनरल को पहली बार विशेषाधिकार का प्रयोग करने के लिए मिला 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम आया है जिसका नाम है आपका 1793 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम। और 1793 के चार्टर अधिनियम में पहली बार यह घोषणा किया गया कि कंपनी को अगले 20 वर्षों तक एकाधिकार का अधिकार मिलेगा। एकाधिकार का मतलब समझते होंगे, जैसे आप लोग को पता है कि अगर किसी भी मार्केट में मान लीजिए अगर एक दुकान है, इसका मतलब समझिएगा उसका एकाधिकार है, यानी कि वो अकेले राज कर रहा है उस मार्केट पे। जैसे कि आप लोग को पता है अगर किसी मार्केट में एक पेट्रोल पंप रहता है तो सिर्फ अगर आदमी जो है कि ना चाहते हुए भी उसी के पास जाता होगा कि भाई यहाँ पर लोकल में यही है, ये दूर जाएंगे तो फिर ज्यादा तेल भी खर्च हो जाएगा, यानी उसको हम लोग एकाधिकार कहेंगे। या फिर जैसे आपके पिताजी या माताजी का अगर आप इकलौता संतान होइएगा तो आपका जो भी आप खराब रहिए अच्छा रहते होंगे तो वह आप ही को देख के रहते होंगे, सोचते होंगे कि जो है जैसा है आप ही है, यानी उनका एकाधिकार है। लेकिन मान लीजिए अगर 2 आपको भाई रहता और दोनों को अगर समान रूप से अगर देखते पिताजी, तो इसका मतलब आपको अल्पाधिकार रहता, कहने मतलब कुछ मात्रा में कुछ खाने के लिए हमको मिलता, कुछ खाने के लिए उनको मिलता, मेरे भाई को मिलता। लेकिन अगर हम अकेले संतान रहते तो हम समझते कि हम मेरा एकाधिकार है। तो पहली बार याद रखिएगा कि 20 वर्षों तक एकाधिकार का पहली बार जो घोषणा किया गया था ब्रिटेन के महारानी के द्वारा 1773 के चार्टर अधिनियम के तहत। और आपको एकाधिकार का मतलब और समझाते हैं कि कंपनी ने क्या सोच के भेजा था एकाधिकार का। तो आप लोग को हम बताए हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि आप लोग को पता है कि भारत में विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनियां आए, जैसे पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। इसका मतलब विभिन्न प्रकार के यूरोपीय कंपनियां आके भारत में व्यापार कर रहे थे। तो उस व्यापार में से सबसे बॉस दिखना चाहते थे, अपने आप को जो सबसे बड़ा जो आपका 30 मार्क हम समझना चाहते थे, वो आपका जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समझना चाहते थे, क्योंकि इसके पास बहुत सारा जो है कि उसके पास जो है कि आपका आधुनिक हथियार वगैरह भी था ब्रिटेन के पास, ठीक है। इसीलिए अपने आप को एकाधिकार घोषित किया, यानी कि दूसरा आदमी कोई अधिकार नहीं कर सकता है, भारत पर सिर्फ हम ही करेंगे। और ऐसा अधिकार जो है कि पहली बार घोषणा 1773 में किया गया, वह 20 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। लेकिन आप लोग को बता दें
इससे थोड़ा सा पहले का कहानी आपको लेके चलते हैं, और जो आपको लेवल ये लेके चल रहे हैं, अगर आप हकीकत में अगर आप पीसीएस लेवल के एग्जाम में बैठिएगा तो उसको भी कवर करेगा, और ऐसा ही तो आपका हवा में उड़ जाएगा। हकीकत यही है, बस आप लगातार देखिएगा। और कोई भी सीनियर आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि ये लेवल से मेरा एग्जाम निकल सकता है नहीं निकल सकता है, उसके बाद आपको पता चलेगा वो क्या बोलेगा, सुनिएगा। या फिर आपके पास अगर ऐसा ही कर रखा हुआ होगा प्रीवियस ईयर, तो आप उसको देख के अपना अंदाजा लगा सकते हैं मेरा लेवल के साथ चल रहा है। और एक दिन के क्लास में आप किसी का टैलेंट नहीं देख सकते हैं। तो सुनिएगा यहां पर, तो 1773 का चार्टर अधिनियम के तहत 20 वर्षों का एकाधिकार मिला। लेकिन इस कहानी से पहले आपको कुछ हम अब लेके चलते हैं 1600 ईस्वी पे, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हो रहा था तो उस समय आपको हम बताएं कि एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना एलिजाबेथ प्रथम के काल में हुआ था, और जब उनका स्थापना हो रहा था भारत के अंदर में, तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगले जो है कि हम 15 वर्ष तक, अगले 15 वर्ष तक जो है कि हम इसका क्या करेंगे, इसको एकाधिकार रखेंगे, यानी भारत से जो व्यापार होगा वो हम ही व्यापार करेंगे। लेकिन ये सब आपका बोलने के लिए था, लेकिन आगे चलकर याद रखिएगा 1600 ईस्वी में जो घोषणा किया था ब्रिटेन के महारानी ने 15 वर्षों तक एकाधिकार का, क्योंकि एकाधिकार हमको यहां देखने के लिए मिला, इसीलिए आपको हम यहां पर टॉपिक पे चर्चा किए। इसके कुछ दिन के बाद वहां पर एक आपके राजा बनते हैं, या आपके महारानी के बाद एक राजा बनते हैं जिसका नाम है जेम्स प्रथम। आप लोग को नाम सुने होंगे, जेम्स प्रथम। जब अमेरिका को स्वतंत्रता वगैरह आगे चलकर मिला था, या फिर जो हुआ था तो इन्हीं के काल में मिला था, जेम्स प्रथम के काल में। तो आपको बताते हैं जेम्स प्रथम जब आए थे तो इन्होंने कंपनी के एकाधिकार को अनिश्चित घोषित कर दिया था, और निश्चित काल तक घोषित कर दिया था कि ब्रिटेन का जो आपका एकाधिकार रहेगा भारत पर वो अनिश्चित काल तक। तो 3 कंटेंट आपको मिला एकाधिकार के बारे में, आगे भी मिलेगा। जैसे अभी इसके बाद 1813 का अधिनियम पढ़ाएंगे ना, तो आपको और डाटा क्लियर होगा माइंड का। सुनिएगा, पहली बार ब्रिटिश, अब मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हो रहा था उस समय एकाधिकार कितने वर्ष के लिए रखा गया था? 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए। और यह जो रखा गया था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। उसके बाद जो है कि आगे कोई एक राजा आए जिसका नाम था जेम्स प्रथम, उन्होंने उसको कितना समय तक कर दिया? अनिश्चित काल तक, यानी कोई डाटा फिक्स नहीं किया कि 20 साल या 30 साल। लेकिन आगे चलकर 1793 का अधिनियम आता है, उसके तहत कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्षों तक के लिए जो है कि आपका घोषित कर दिया, 20 वर्षों तक के लिए घोषित कर दिया। आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को अब समझाते हैं 1813 का अधिनियम, यानी कि 1813। तो 1813 का मतलब है कि आप लोग को पता है कि 1793 में अगर हम 20 वर्ष जोड़ेंगे तो शायद हमको 1813 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। यानी कि 1813 में जब कंपनी का डाटा तैयार होने लगेगा अधिनियम लाकर, तो इसमें पहली बार यह घोषणा किया जाएगा, कि यह जो मेरा कंपनी चल रहा है, यह कंपनी पर अब मेरा एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एकाधिकार समाप्त किया जाएगा। यानी क्वेश्चन अगर पूछे कि पहली बार एकाधिकार 20 वर्षों तक के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम के काल में दिया गया था 1600 में, उसके बाद जेम्स प्रथम ने उसको अनिश्चित कर दिया। उसके बाद जो है कि आपका 1793 के अधिनियम के तहत जो है कि आपका कंपनी का एकाधिकार 20 वर्षों तक के लिए किया गया। और उसमें जब 1793 में जब 20 जोड़ते हैं तो हमको 1813 मिलता है, और तब कंपनी के जो अधिनियम आया या नियम कानून आया, उसमें एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। कहने का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें से आपका वो तो व्यापार करेगी ही करेगी, लेकिन साथ में जो पुर्तगाली आया है और साथ में डच आया है, डेनिश आया है, वह भी अब करेगा समान रूप से, उसमें कोई रोक छेक नहीं है। लेकिन यहां पर अपवाद में आपको हम लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें एकाधिकार तो समाप्त किया गया, लेकिन बोला 2 चीज पे दो चीज पे जो आपका रहेगा, मेरा एकाधिकार रहेगा। बाद में कि सब पे भाई तुम लोग भी करो, हम भी करेंगे, लेकिन 2 चीज को छोड़ के तुम लोग व्यापार करना शुरू करो। भैया बोला कौन कौन? तो बोला कि एक वो जो चीन हो रहा है, यानी कि चीन हो रहा है, किस पे हो रहा है? चीन। यानी कि चीन जो एक देश है, उसके अंतर्गत जो भी व्यापार होगा चीन में, वो हम करेंगे, यानी कि ब्रिटेन करेगा। समझ में आ गया? यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। अब बोला कि एक और भाई, यहाँ का चाय बहुत फेमस है। क्या फेमस है? चाय।
तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि 1813 पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में पहली बार एकाधिकार को समाप्त जो किया गया कौन अधिनियम 1813। तो क्या पूरी तरह से समाप्त कर दिया था? बोलिएगा ना, दो वो चीज छोड़ के। तो कौन कौन भैया? एक चीनी और चाय को, चीनी और चाय को, चीनी और चाय को जो है कि एक अपवाद में रख के बोला इस पे जो है कि प्रश्न मेरा दबा रहेगा, बाद में कि जो चीज बचा तुम लोग समान रूप से कर सकते हो। लेकिन इसके तहत और भी डाटा आया है, लेकिन 1813 के अधिनियम में जब 20 वर्ष फिर से जोड़ेंगे तो हमको 1833 का अधिनियम मिलेगा, और उसमें से जो है ना आप लोग समझिएगा 1813 में आप लोग को पता चल गया डाटा यहाँ पर ये संदर्भ में, चीनी और चाय के संदर्भ में। लेकिन 1833 का जब अधिनियम हम आगे पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे कि ये जो चाय और चीनी है ये दोनों को भी सॉर्ट आउट करके खत्म कर दिया गया। यानी कि याद रखिएगा 1833 के अधिनियम में आपका पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः एकाधिकार को जो समाप्त किया गया 33 के तहत, और एकाधिकार को जो समाप्त किया गया 1813 के तहत। 13 में भैया दो वो अपवाद आप किसी को समझा सकते हैं, 13 में दो वो चीज छोड़ को, यानी कि आप याद रखेगा एकाधिकार। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एकाधिकार को समाप्त किया कौन अधिनियम, तो 1813। लेकिन अगर पूर्णतः शब्द वहां पर जोड़ दिया जाए, अगर उसमें पूर्णतः शब्द को जोड़ दिया जाए तो आप 33 मारिएगा। क्या मारिएगा? 33। ऐसे भी पूर्णतः कोई चीज थोड़ा सा बाद में होता है और जो कि थोड़ा का को छोड़ के पहले होता है, यानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है आदमी। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा। ये हो गया 1833 का अधिनियम, आप लोग को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो 1813 में जो और घटना घटित हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को बता दे, आप लोग को पता है कि भारत के अंदर में आप लोग को पता है कि विभिन्न प्रकार के जो है कि बड़े बड़े जंगल में, भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े जंगल में जो है कि आप लोग को पता है ईसाई मिशनरी चलता है। यानी कि ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो है कि हिंदू धर्म से परिवर्तित करके ईसाई में भी कन्वर्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा कि उसके लिए उसको 1 लाख 2 लाख रुपया दिया जाता है और छोटे छोटे कास्ट को उसमें शामिल कर देता है और ईसाई का धर्म प्रचार करवाता है। ऐसा है कि नहीं? क्योंकि भारत के अंदर में ईसाई धर्म अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं हिंदू के मुकाबले। इसको बहुसंख्यक में तब्दील करने के लिए जो है कि विभिन्न प्रकार का योजना आज भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा बहुत जगह। तो सुनिएगा, उसमें से जो 1813 का अधिनियम आया था उसके तहत जो है कि आपका ईसाई मिशनरीज का स्थापना किया गया था। ईसाई मिशनरीज का स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर ईसाई के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका 1813 का अधिनियम घुस जाना है, उस पर आपको जो है कि ध्यान देने का प्रयास किया गया था। और साथ ही दूसरा कंटेंट याद रखिएगा इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और आपको याद रखना है कम से कम कि 1813 के अधिनियम के तहत जो है कि पहली बार जो है कि इसमें भारतीय शिक्षा पर प्रति वर्ष जो है कि आपका 1 लाख रुपया प्रति वर्ष आपका जो है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। समझ सकते हैं, 1 लाख रुपया प्रति साल खर्च करने का प्रावधान किया गया आपका जो है कि 1813 के अधिनियम के तहत। समझ में आ गया? तो आप लोग ये सब याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ये सब आपका कंटेंट जो है कि आता है एग्जाम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1833 का अधिनियम आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 1833 के अधिनियम में पहला कंटेंट आप इसको बना सकते हैं कि इसको पूर्णतः एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त। जो पहले से आप चीनी और चाय को देख रहे थे 1813 में के अंतर्गत जो आपका ब्रिटेन ने राज करने का प्रयास किया था स्पेशल, लेकिन उस स्पेशल को खत्म कर दिया 1833 के अधिनियम के तहत। 1833 के अधिनियम के तहत उसके बाद आप याद रखिएगा कि जब कंपनी के अंतर्गत जब इतना बड़ा कंपनी चल रहा है पूरे भारत पर एकाधिकार वगैरह कर रहा था, इसका मतलब उस कंपनी में विभिन्न प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता होती थी। तो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी का जो नियुक्ति होता था ना, उसमें भेदभाव देखने के लिए मिलता था। क्या देखने के लिए? भेदभाव करने का मतलब आप देखते होंगे कि 1857 का जब विद्रोह भी हुआ था या उससे पहले जो सेना का नियुक्ति होता था, तो भारत के अंदर में कोई भी व्यक्ति आपका जो अंग्रेजी सेना के अधीन जो नियुक्त होता था वह अधिक से अधिक सूबेदार के पोस्ट पर जा सकता था। उससे बड़ा पोस्ट उसको नहीं मिलता था। ब्रिगेडियर हो या फिर कर्नल हो, वो सब नहीं बनता था। अधिक से अधिक सूबेदार बन सकता था। अभी आप लोग को पता है नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल बने हैं इंडिया के अंदर में, वो आपका आर्मी ज्वाइन किए थे और आर्मी के अंतर्गत सेवा दे रहे थे देश में, और वह सूबेदार के पद पर ही थे। और वही सूबेदार का पद हाईएस्ट ब्रिटेन का भारत का व्यक्ति जो है कि आपका अंग्रेजी सेना के अधीन नियुक्त हो पाते थे, उससे बड़ा पद उनको
नहीं दिया जाता था। तो याद रखिएगा कि जब भारत के अंदर में कंपनी वगैरह चल रही थी तो उसमें भारतीयों के साथ जो है कि भेदभाव होता था, लेकिन उस भेदभाव को खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भेदभाव को खत्म कर दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि सभी प्रकार के नियुक्ति में भेदभाव को जो समाप्त किया गया कौन अधिनियम के तहत? तो 1833 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि इसी अधिनियम के तहत जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में, इस समय किसका कार्यकाल चल रहा था? तो बेंटिंक का चल रहा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे, इसके तहत आपका 1833 का अधिनियम पारित जो हो रहा है वह बेंटिंक के काल में। और बेंटिंक का पर्सनल कार्यकाल जो था वह 1828 से लेकर 1836 तक हुआ करता था। इसी बीच में यह अधिनियम पारित हुआ। और इसके तहत दूसरा चीज जो है इसमें यह था कि आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो आपका बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल हो गया था, अब गवर्नर जनरल का भी पदनाम बदलकर जो है कि अब क्या करेगा? तो यह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना देगा इसको, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि गवर्नर जनरल के पदनाम में बढ़ोतरी करके भारत का गवर्नर जनरल आपका बनाएगा 1833 के अधिनियम के तहत बेंटिंक के काल में। इसीलिए आप बता सकते हैं कि बेंटिंक जो आया होगा 1828 में वो ये वाला पद पे आया होगा, गवर्नर जनरल वाला पद पे आया होगा। यानी कि ये इसको अंतिम कर दिया। यानी कि भारत के बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल बने वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और वही लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के अंदर में सती प्रथा को अंत किया है। किसको अंत किया है? सती प्रथा को। बस आप लगातार बन के चलिएगा, आप विश्वास रखें, विश्वास रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन टच हम करवाएंगे। तो सुनिएगा, तो याद रखिएगा ये बेंटिंक के काल में। उसके बाद आप लोग को बता दें कि इसके तहत जो है कि आपका दास प्रथा प्लस सती प्रथा, आप लोग को पता होगा दास प्रथा क्या होता है, आप समझ सकते होंगे अगर अभी तक में आपको जो है कि आप पढ़ रहे होंगे। और सती प्रथा का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जब पति का मृत्यु होता था तो उनके साथ उनके पत्नी को भी जला दिया जाता था। आप लोग को पता होगा, आप लोग को पता होगा। तो इसका मतलब है कि पत्नी, अगर आज के जमाना का हम देखते हैं तो उसमें पत्नी उसके चिता के साथ नहीं जलाया जाता है, लेकिन पहले के समय में क्या था कि अगर किसी पति का देहांत हो जाता था तो उनके चिता के साथ या उनके जो है कि सब के साथ पत्नी के भी सबको जलना पड़ता था। यह था सती प्रथा, समझिएगा। यानी कि सती, और ये सब सती प्रथा प्राचीन समय से ही चलते आ रहा है, प्राचीन समय से ही चलते आ रहा है। और इसको अकबर वगैरह भी खत्म करने का प्रयास किए थे, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाया था। लेकिन आप लोग को बता दें कि सती प्रथा का उन्मूलन अंततः भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में ही किया गया था, 1833 के अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत। लेकिन आप लोग को पता है कि 1833 का अधिनियम जो बेंटिंक के काल में पारित हुआ था, यह सिर्फ सती प्रथा को खत्म कर पाया। किसको खत्म कर पाया? सती प्रथा को। लेकिन दास प्रथा जो था इसको आपका समाप्त करने में यह ज्यादा हद तक सफल नहीं हो पाया। तो याद रखिएगा, दास प्रथा का अंत जो किया गया है, आगे में आपको बताए थे कि दास प्रथा का अंत, इसके बाद जो गवर्नर जनरल आएगा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो। और लॉर्ड एलनबरो के काल में जो है कि आपका रविवार का छुट्टी जो प्रारंभ हुआ भारत के अंदर में, रविवार की छुट्टी प्लस दास प्रथा का अंत 1843 अधिनियम के तहत पारित हुआ है लॉर्ड एलनबरो के काल में, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत दास प्रथा को पहली बार उन्मूलन करने के लिए लाया गया था? बताइएगा 1833, क्योंकि ये आया था 33 में, लेकिन ये हो नहीं पाया सक्सेस सिर्फ सती प्रथा हो पाया। यानी कि पहला क्वेश्चन पूछेगा लो लेवल के एग्जाम में कि सती प्रथा का अंत कौन गवर्नर ने किया है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कोई भी सेट पलटाइए, अगर एग्जाम में नहीं आता है तो फिर आप बताइएगा। और उसके बाद बोलेगा कि दास प्रथा का अंत करने के लिए पहली बार अधिनियम किस में आया था? तो 33 में आया था, लेकिन जो है कि यह कर नहीं पाया। इसके 10 साल के बाद 1843 में एलनबरो के काल में एक अलग से अधिनियम बनाकर इसको अंत किया गया। और भारत के अंदर में रविवार की छुट्टी भी 1843 से ही प्रारंभ हुआ है, याद रखिएगा, जो कि हम लोग रविवार को ऐश मौज करते हैं घर में बैठ के, आप लोग को पता है। ये सब आप कंटेंट याद रखने का प्रयास कीजिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आप लोग को बता देते हैं कि इसमें अगला कंटेंट ये आया कि जब इसमें परीक्षा के अंतर्गत जब भेदभाव
भेदभाव को या नियुक्ति के अंतर्गत जब भेदभाव को खत्म कर दिया गया तो याद रखिएगा यहां पर आपका एक चीज आया कि हम जो अब भर्ती करेंगे या फिर इसमें जो कि आपका कोई भी पद पर जाने के लिए जैसे कि हम लोग अभी फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम होता है और एग्जाम करने के बाद मेरा नियुक्ति होता है। तो उसी तरह से 1833 के अधिनियम में जो है कि पहली बार जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा में जो है कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना शुरू हुआ। योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना, योग्यता के आधार पर नियुक्ति देना। जैसे अभी आप तो याद रखिएगा कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति होना जो शुरू हुआ है 1833 के अधिनियम के तहत ही, 1833 के अधिनियम के तहत ही। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन अगर देगा कि आपका एक अधिनियम आया था 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन याद रह जाएगा। आप लोग को पता है कि 1813 में जो है कि आप लोग को हम बताए कि क्या चीज में जो है कि अंत किया गया। तो 1813 में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया प्लस में 1813 के तहत ईसाई मिशनरीज का स्थापना, 1813 के तहत भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च, और फिर 1833 का अधिनियम में पूर्णतः एकाधिकार को बंद कर दिया गया। उसके बाद आप लोग को पता है कि 1833 में आपका गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। उसके बाद दास प्रथा का अंत करने का प्रावधान और सती प्रथा का अंत करने का प्रावधान 1833 के अधिनियम के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। तो ये सब कंटेंट आपको दिए, और योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान 1833 के अधिनियम के तहत और आप लोग को बताए, और फिर भेदभाव में नियुक्ति भी 33 में आपको बताए। लेकिन 1853 का जब अधिनियम शुरू होता है तो इसके तहत पहली बार 1853 के अधिनियम के तहत पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का शुरू हुआ। कौन परीक्षा? प्रतियोगिता। यानी प्रतियोगिता का मतलब जैसे अभी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो कंपटीशन का हिंदी नाम ही प्रतियोगिता है, समझिएगा। यानी कि कोई भी एग्जाम में आप जो है कि प्रवेश पाने के लिए या उस नौकरी को पाने के लिए जो है कि आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं या कंपटीशन का तैयारी करके आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका नियुक्ति मिलता है। तो पहली बार यह प्रावधान जो आया था 1853 के अधिनियम के तहत ही आया था, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश जो बना था वह चीन बना था या चाइना बना था। कौन बना था? चाइना बना था, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में जो कि आपका प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ था 1853 के अधिनियम के तहत ही हुआ था, लेकिन उसमें से पहला देश चीन बना था करवाने वाला। और भारत ने जो प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ था 53 के तहत, लेकिन भारत के अंदर में प्रतियोगिता परीक्षा शुरू नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ के कैंडिडेट को फॉर्म भरने का अलाउ दिया गया था कि भैया आप फॉर्म भरिए और आपका जो है कि यहाँ पर एग्जाम होगा आके आपका ब्रिटेन में ही, क्योंकि ये सब जो कानून आ रहा था ब्रिटेन से आ रहा था, और भारत में जो कानून आया था या कहा गया था प्रतियोगिता परीक्षा तो भैया हम करवा रहे हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरने के लिए, आपको एग्जाम देने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको मेरे पास ब्रिटेन आना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक तरीका से भारतीयों को अधिकार तो दिया गया, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी हो जाएगा इसका। यानी 3 बार 4 बार ब्रिटेन जाना आना बहुत बड़ा जो है की बात होता है। लेकिन फिर भी भारत ने हार नहीं माना, बोला नहीं हमको बड़ा से बड़ा पद चाहिए, अगर एग्जाम देने का हमको मौका मिला है। तो याद रखिएगा भारत के अंदर में 1863 ईस्वी में, भारत के अंदर में 1863 ईस्वी में पहला व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर बनते हैं। भारत के अंदर में पहला व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर बनते हैं, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंध रखते हैं, जो कि एक साहित्य के अंतर्गत बहुत पढ़े लिखे विद्वान की श्रेणी में आते हैं। तो उन्होंने ही 1863 ईस्वी में पहली बार आपका प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत आईसीएस की परीक्षा पास कर डाला। तो याद रखिएगा कि भारत के अंदर में आईसीएस की परीक्षा पास करने वाला पहला व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। 1863 में पास किए थे, 1853 के अधिनियम के तहत पास किए थे। समझ में आया नया? क्योंकि 53 के अधिनियम के तहत ही प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ, प्रतियोगिता परीक्षा का शुरुआत हुआ, आप लोग को पता है। उसके बाद आप लोग को बता दे कि जब हम इसको भारत के संदर्भ में देखते हैं भैया कब से प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुआ, क्या सब दिन इंग्लैंड में जाते रहे हम एग्जाम देने के लिए? तो बोलिएगा नहीं, हम जो है कि आपका 1922 तक यानी 1921 तक, और पहली बार 1921 तक गए ब्रिटेन, और जब धीरे धीरे जब मंग करने लगा तो 1922 ईस्वी में पहली बार
1922 ईस्वी में पहली बार आपका प्रतियोगिता परीक्षा जो ब्रिटेन में होता था, अब उसके साथ साथ भारत में भी शुरू करवा दिया। कौन शुरू करवा दिया? भारत में शुरू करवा दिया। और भारत का एक शहर पहले यूपीएससी के एग्जाम के लिए, यूपीएससी को पहले हम लोग आईसीएस करते थे, जब ब्रिटेन के वगैरह का में हो रहा था एग्जाम ना आपका अंग्रेज जमाने में, तो उस समय इसको आईसीएस करते थे, और उसी को अब हम लोग आईएएस कर सकते हैं, यूपीएससी कर सकते हैं, आप लोग आईपीएस कर सकते हैं, यानी बड़ा बड़ा जो आपका भौकाल वाला पोस्ट होता है इंडिया के अंदर। तो सुनिएगा, तो भारत के अंदर में पहली बार आपका यूपीएससी का एग्जाम या आईसीएस का एग्जाम 1922 में शुरू हुआ, और भारत के अंदर में इलाहाबाद में शुरू हुआ था। क्योंकि आज भले हम जो है कि जानते हैं आपका मुखर्जी नगर दिल्ली को यूपीएससी के लिए, लेकिन अभी भी इलाहाबाद अपने आप में जो है कि एक अलग पहचान बना के रखा है, क्योंकि वह प्राचीन नहीं बोल सकते हैं, यानी भारत जब आजाद भी नहीं हुआ था उसके पहले ही इलाहाबाद बहुत प्रसिद्ध था आपका यूपीएससी के एग्जाम के लिए, और आज भी बहुत बड़ा हब है शिक्षा का। तो ये चीज था, तो याद रखिएगा कि पहली बार 1922 में भारत के अंतर्गत किया गया, और 1922 में जब किया गया ना, तो इससे पहले एक अधिनियम लाया गया था, 1919 का अधिनियम, आगे हम पढ़ेंगे। 1919 का अधिनियम लाया गया था, और इसी के तहत 1922 ईस्वी में यह प्रावधान आया कि अब भैया बहुत परेशान हो गया इंडिया वाला, भारत में भी करवा दो 1919 अधिनियम के तहत। और 1923 ईस्वी में सुनिएगा, जब 1922 में पहली बार करवाया तो बोला कि अब यहाँ पर वो अलग से संस्था बना दो। अब वहां से कितना हम कंट्रोल करेंगे जब यहाँ एग्जाम होने लगा, तो यहाँ पर 1923 ईस्वी में एक आयोग का स्थापना होता है जिसका नाम है ली आयोग, जिसका नाम था ली आयोग। और ली आयोग के का स्थापना 1923 में किया गया था, और इसी आयोग के सिफारिश पर आगे चल के 1926 ईस्वी में भारत में पहली बार संघ लोक सेवा एक आयोग का स्थापना किया गया। और यही संघ लोक सेवा आयोग आज 2024 का टॉपर भी आप लोगों के सामने आप लोग देखते होंगे, बस वही यूपीएससी है जिसका स्थापना आप लोग देखे होंगे कैसे कैसे आज के जमाने में हम लोग पहुंचे हैं। तो आप लोग ऐसे याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को बता दे कि 1853 का अधिनियम जो आया था, इसमें जो है कि आप लोग को पता है पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था। 1853 के अधिनियम में पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाई लेवल के एग्जाम में आप लोग इसको कवर करके चलिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विधान परिषद, जैसे अभी आपको पता है कि हमारे देश में जो कानून बनता है वह संसद में बनाती है, और संसद में जो है कि 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। उसी प्रकार से उस समय जो है कि विधान परिषद का जो गठन किया गया था 1853 के अधिनियम के तहत। इसके बाद का जो अधिनियम बताने जा रहे हैं, अब यहां से जितना भी अधिनियम होगा अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, और थोड़ा सा आप जो है कि सेंसिटिव होकर देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा गौर से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सुनिएगा, इसके बाद जो 1858 का अधिनियम आएगा, इसके तहत जो है कि पहली बार जो आप भारत का जो गवर्नर जनरल देख रहे थे उस समय, भारत का जो गवर्नर जनरल देख रहे थे, इसका पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी कि 1773 में देखे होंगे कि बंगाल का गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल, और 1833 के अधिनियम के तहत बेंटिंग के काल में देखे होंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का जो है कि गवर्नर जनरल, और यहां पर देख रहे हैं कि भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो सुनिएगा, तो सबसे पहले 1858 में भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, और 1858 के समय जो कार्यकाल चल रहा था वह कैनिंग साहब का, क्योंकि 1858 का जो उससे पहले जो 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। और याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1848 से लेकर 1856 तक था। इसी के बीच में यह अधिनियम पास हो रहा है। तो आप बता सकते हैं कि यह जो कैनिंग साहब था 1848 में जो आया होगा वह भारत का गवर्नर जनरल के पद पर आया होगा, क्योंकि इसका पदनाम जो वायसराय हो रहा है वो 1858 में होके आ रहा है। अब बेचारा बैठा है 48 में। इसका मतलब है कि यह दोनों पोस्ट का मजा ले रहा है, यानी भारत का गवर्नर जनरल का पद का भी और वायसराय के पद का भी, और वायसराय का पद का मजा 58 के बाद ले रहा है, और 58 के पहले यानी इधर जो 10 साल जो मजा लिया है, सॉरी कैनिंग का कार्यकाल 1856, सॉरी हम डलहौजी का कार्यकाल लिख दिए थे, ध्यान, सॉरी सुनिएगा, 1856 से लेकर 1862, 1856 से लेकर 1862 तक जो कार्यकाल रहा है वह कैनिंग का रहा है। किसका रहा है? कैनिंग का, समझिएगा, कैनिंग का। और 1848 से लेकर 56 जो लिखे थे वह डलहौजी का, उसमें भी बताएंगे हम जब आगे टॉपिक आएगा, गवर्नर जनरल जब पढ़ने लगेंगे तो आराम से कवर होगा। और वो आप लोग याद करते होंगे कि भारत में पहली बार आपका डाक सेवा, रेल सेवा, फलना सेवा जो है कि डलहौजी काल में शुरू हुआ है, आप लोग को पता है। भारत में
पहली बार रेल 1853 में 16 अप्रैल के दिन चला था और वो डलहौजी के काल में चला था। तो सुनिएगा, तो 1856 और 62 के बीच में जो कार्यकाल कैनिंग का रहा है, इसी बीच में 1858 में इसका पदनाम बदला है। तो आप बता सकते हैं कि यह जो 1856 में आया होगा वह भारत का गवर्नर जनरल, और वह जो है कि अंतिम रूप से इस पद को बैठते हुए समाप्त कर दिया और आगे एक नया पद पे का भी मजा लिया वायसराय का। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय जो बने हैं वह लॉर्ड कैनिंग साहब बने हैं। समझ में आ गया? लेकिन आपको हम यह कंटेंट अभी नहीं देते, लेकिन आपको सिर्फ यह बता के निकल जाते हैं। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको अधिक से अधिक एग्जाम में क्वेश्चन को बनवाना, सबसे बड़ा फैक्ट ये है। इसीलिए हम क्वेश्चन जितना भी करेंगे बस आप लगातार बनकर रहिएगा, आपका फैक्ट बनेगा एग्जाम में। उसके बाद इसके तहत जो दूसरा अधिनियम आया, इसके तहत आप लोग को हम बता चुके हैं बहुत बार कि आपको सबसे पहले जो दिखा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप लोग देखे होंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसके लिए आया होगा आप लोग को पता है। तो ये दोनों चीज का जो कि आपका कंपनी के लिए, व्यापार के लिए आया था और राजनीति पर जो अधिकार करने के लिए आया था, इस दोनों को जो है कि आपका समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। उसके बाद याद रखिएगा कि इसे समाप्त करके यह फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है कि अधिकार को छीनकर ब्रिटेन के महारानी या ब्रिटेन के ताज ने अपने हाथ में ले लिया और यहां पर अपने हाथ में लेकर कहा कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर सीज हो रहा है। वो बहुत मेरे जो है कि बात नहीं मान रहा था, यानी कि इसी के अंदर में यह दोनों संस्था काम कर रहा था और बोला कि जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पावर सीज कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को जो आपका समाप्त कर दिया गया 1858 के तहत, और बोला कि अब इसका भार अब ब्रिटेन या ताज ने, ब्रिटेन जैसे कि आप लोग को पता है कि भारत में जो सबसे बड़ा कार्यपालिका प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, यानी सब सिग्नेचर वगैरह राष्ट्रपति के नाम से पास होते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन के महारानी को हम लोग ताज भी बोलते हैं, और ब्रिटेन के महारानी को ताज बोलते हैं, और ब्रिटेन का जो महाराजा होता है या राजा उसको हम लोग क्राउन वगैरह या फिर जो है कि बोल देते हैं। आप लोग समझिएगा, क्राउन और महाराजा हो गया और फिर इधर ताज आपका महारानी वगैरह हो गई, यानी उसको ब्रिटेन के अंदर में उस भाषा में हम प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में यही आता है कि किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कार्यभार लेकर ब्रिटेन के ताज ने अपने हाथों में ले लिया? तो भैया 1858 के तहत, और बोला कि हम तो कंट्रोल करने के लिए नहीं हम जाएंगे भारत के अंदर में, इतना बड़ा हम पद लेकर, ताज इतना बड़ा है, तो बोला कि एक नया पद बनाते हैं, सचिव का पद। कौन सा पद? सचिव का पद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर में सचिव का पद 1858 के अधिनियम के तहत आया था, आप लोग को पता है। और 1858 के अधिनियम के तहत जो आया, इसके तहत आप लोग को बता दे, इसके तहत जो है कि सचिव का पद लाया गया, और सचिव का पद लाकर जो है कि भारत में जो है कि सभी प्रकार का कार्य होना शुरू हुआ। और आप लोग को बता दे कि जब यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भार अपने हाथों में ले लिया ताज ने, तो एक और दिमाग वहां पर लगाया कि आप लोग पता होगा कि पहले से ही मुगल सत्ता वगैरह चल रहा था भारत के अंदर में। भारत के अंदर में मुगल वंश का स्थापना आप लोग को पता है 1526 में बाबर ने किया था, और इस तरह से ये कार्यकाल आगे बढ़ाते बढ़ाते 1707 ईस्वी में पता है कि औरंगजेब का मृत्यु होता है, और यहां से भी आगे चलते रहा, लेकिन छोटे मोटे शासक बने, उतना कोई प्रभावकारी शासक नहीं बने, बस वह सिर्फ अपना दिन काटने वाला शासक बने, सभी प्रकार के अयोग्य शासक बने, कोई प्रभाव अंग्रेज पर नहीं डाल पाया। तो उसी का फायदा उठाते हुए जो है कि यह मुगल सत्ता को जो है कि अंततः जाके इसको बंद कर दिया। यानी मुगल सत्ता जो एक प्रकार से अनुवंशिक चल रहा था, और इसको प्रति साल जो है कि 50 लाख रुपया वेतन मिलता था। जो भी मुगल शासक बनता था ना अपने उत्तराधिकारी के रूप में, उसको 50 लाख रुपया वेतन मिलता था। लेकिन बोला कि 50 लाख रुपया काहे देंगे इसको फालतू का? तो याद रखिएगा कि मुगलों को मिलने वाले मासिक पेंशन 50 लाख रुपया, उसको पहली बार या फिर मुगल सत्ता का जो अंत किया गया वह लॉर्ड कैनिंग के काल में 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 के अधिनियम के तहत आप लोग को जैसा कि पता है, तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये जो मुगल सत्ता था, ये मुगल सत्ता के अंतर्गत आप लोग को पता है कि जो मुगल शासक वगैरह रहते थे, छोटा मोटा शासक, सभी प्रकार के अयोग्य शासक, वो दिल्ली के अंतर्गत आप लोग नाम सुने होंगे लाल किला का। लाल किला दिल्ली के अंतर्गत स्थित है, और दिल्ली में जो लाल किला था उसी के अंदर में एकदम मस्ती करते रहते थे आपके जो है कि जो ब्रिटेन आपका मुगल सत्ता के अंतर्गत
के शासक थे, तो बोला कि अब इसको लाल किला भी खाली करवाओ और यहां से इसको भगाओ। तो इसको भगाने का जो काम किया था वो कैनिंग ने किया था। किसने किया था? कैनिंग ने किया था। आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और भारत के अंदर में आप लोग को बता दें, जो सचिव के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति बना था वो लिस्टोवेल बना था। कौन बने था? लिस्टोवेल बना था। याद रखिएगा कि सचिव के पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति लिस्टोवेल बना था। 1858 के अधिनियम के तहत बना था। और ब्रिटेन के महारानी ने अपने हाथों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कार्यभार जो लिया था वो आपका 1858 के अधिनियम के तहत। और 50 लाख जो इसका मिलने वाला मुगल सत्ता को वेतन था, इसको भी बंद कर दिया गया। और लाल किला से जो है कि मुगल सत्ता को भगाने का काम लॉर्ड कैनिंग ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो है कि सभी प्रकार के जो मुगल शासक रहते थे वो कौन से भवन में रहते थे? तो लाल किला में रहते थे। समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग ये सब कंटेंट जो है कि याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए अधिनियम आते हैं 1861 का अधिनियम। समझिएगा 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम 1861 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको पता है, आपको हम एक चीज बताए हैं कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से लेकर 62 तक था। 1856 से लेकर 62 तक था। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1861 का जो अधिनियम है वो अभी लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित हुआ है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम दोनों का दोनों लॉर्ड कैनिंग के काल में। आपका ये दोनों याद तभी रह सकता है जब आपको लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल याद रहेगा कि भैया इसका कार्यकाल 56 से लेकर 62 है, इसी बीच में दोनों आ रहा है, तो दोनों के लिए कैनिंग ही आएगा। कौन आएगा? कैनिंग आएगा। तो आप लोग को बता दें कि 1861 के अधिनियम के तहत आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है। 2-3 फैक्ट में से आप लोग एक फैक्ट याद रखिएगा कि इसके तहत पहली बार जो है कि गवर्नर जनरल को, या फिर अब हम इसको वायसराय बोल सकते हैं, गवर्नर जनरल अब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम 1858 में वायसराय एक नया पद लाए हैं। और आप लोग को पता है कि पहली बार वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया, आप लोग याद रखिएगा। और अध्यादेश आप लोग को पता है कि जैसे भारत के अंदर में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, तो आप लोग को बता दें कि अध्यादेश क्या होता है कि आप लोग को पता है कि जैसे अभी जो है कि आपका लोकसभा का चुनाव हो रहा है, और लोकसभा जो है कि आपका संसद के एक सदन होते हैं और दूसरा जो होता है वो राज्यसभा होता है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा ही राज्यसभा हमारे देश के लिए बड़े से बड़े कानून का निर्माण करती है और देश में लागू करवाने का प्रयास करते हैं। यानी जब लोकसभा और राज्यसभा अपने सत्र में नहीं होती है या फिर काम नहीं कर रही होती है, और उसी समय अगर हमारे देश को किसी कानून की आवश्यकता हो गई और उस कानून को जो बनाने के लिए आगे आएगा वो भारत के राष्ट्रपति आएगा और बोलेगा लोकसभा राज्यसभा को कि भैया तुम लोग नहीं भी है, तुम लोग के बदले हम काम कर देते हैं, हमें अनुच्छेद 123 के तहत हमको पावर मिला हुआ है अध्यादेश जारी करने का। यानी आप बता सकते हैं किसी को शॉर्ट में अध्यादेश क्या होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा जब आपका सत्र में नहीं चल रहा होता, यानी कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उस समय अगर देश की कानून कर सकता हो और वह कानून जो राष्ट्रपति भारत के लिए बनाता है तो उसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? और भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत। और यही सब कंटेंट में आगे भारत का संविधान सभा ने जो है कि सबको ले लिया है कि जो है कि आपको बताए हैं कि आपका 1935 का अधिनियम हो गया या ब्रिटेन से जो है कि विभिन्न प्रकार का चीज हम लोग भारत में ग्रहण करके जो है कि सीधा इसको छाप दिए हैं। तो उसी में से आपको राष्ट्रपति का 123 होता है और यही काम अध्यादेश वाला राज्यपाल जो करता है अनुच्छेद 213 के तहत करते हैं राज्य में, क्योंकि राज्य का भी तो विधानसभा जो है कि सत्र में अगर नहीं चल पाएगा तो उस समय आपका राज्यपाल आगे आएगा अध्यादेश के लिए और राज्य में जो है कि कानून बनाने का काम करेगा। जैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत में अभी राज्यपाल आपके मंगू भाई छंगू भाई पटेल है, ठीक है। और वहां पर विधानसभा आपका जो है कि जो अध्यक्ष है विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता है वो मोहन यादव है, ठीक है। विधानसभा से उसको बहुमत मिलकर वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। और भारत के अंदर में लोकसभा का जो बहुमत दल के नेता है वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि लोकसभा जो 543 को है अभी उससे उसको बहुमत जो बोलता है हम आप इस बार 400 पार कर देंगे, तो वही 400 पार कर देगा। आप लोग को पता है कि पूरे भारत में
लोकसभा का जो चुनाव होगा 543 सीट पर भी होना शुरू हो गया है कुल 7 चरण में, और वो 543 में से बोल रहा है कि इस बार हम 450 पार कर देंगे या 400 पार कर देंगे। तो अगर वो 400 पार कर देता है तो आसानी से सरकार बन जाएगा। अगर 400 भी पार नहीं करेगा तो भी उसका सरकार बन जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर में या किसी भी आपका राज्य में सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम जितना वहां पर सीट है कुल सीट का उसको आधा सीट से +1 चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर में कुल लोकसभा सीट अभी वर्तमान में 543 है, 543 का आधा करते हैं, देखते हैं कितना होता है, तो इसको 2 से भाग लगाते हैं, 2 दूना 4, 1 14, 2 7 14, कट गया 3 और 2 1 2, यानी 271.5 पाएगा, यानी इसको 272 मान लीजिए आप। यानी कोई भी अगर पार्टी अगर ये गठबंधन अगर 272 +1 सीट ला लेता है, यानी आधे से एक ज्यादा सीट ला लेता है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है सरकार बनने से। तो इसका मतलब है कि बेचारा का मोदी जी का 272 73 में अगर सीट जीतता है तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन अगर बाउंड्री पे रहेगा तो उनको दिक्कत भी हो सकता है, अगर एक आध दो भाग दिया दूसरे में तब क्या होगा, यानी कि वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि आधा से एक ज्यादा सरकार बनने के लिए आवश्यकता होती है, लेकिन मोदी जी दावा ठोक रहे हैं कि हम 400 प्लस फिर इस बार लाएंगे। तो इसका मतलब इतना लाने का मतलब है लगभग वो हर एक राज्य में अपना दबदबा रखेगा तभी ला सकता है। तो ये सब चीज होता है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, सुनिएगा। ये हो गया आपका अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है कि पहली बार गवर्नर जनरल को दिया गया आपका 1861 अधिनियम के तहत। उसके बाद दूसरा जो इसमें फैक्ट लाया गया, दूसरा फैक्ट यह लाया गया कि इसके तहत गवर्नर जनरल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो है कि आपका काम करने का दायरा था। जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी है, जैसे अभी मोदी जी है, और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे कैनिंग हुआ करते थे, यानी उस समय सब करता धरता कैनिंग थे और अभी के करता मोदी जी है। तो मोदी जी के अंतर्गत जो है कि विभिन्न प्रकार का मंत्रिमंडल आपको देखने के लिए मिल रहा होता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, कानून मंत्री आपका अर्जुन मेघवाल है, या फिर आपका गृह मंत्री अमित शाह है, और फिर रक्षा मंत्री आपके कौन है, राजनाथ सिंह है। यानी सभी प्रकार के विभाग को बांट के एक नया मुखिया बना दिया है सबको हैंडल करने के लिए कि आप अपना ये क्षेत्र देखिए, ये क्षेत्र देखिए। यानी इसको हम लोग कहते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली, क्योंकि मोदी के मंत्रिमंडल में विभिन्न प्रकार के मंत्री जो है कि मलाई खा के जो है कि काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी तरह से लॉर्ड कैनिंग के काल में ही पहली बार 1861 के अधिनियम के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली का शुरुआत हुआ, और इसके तहत ही विभिन्न प्रकार के जो है कि इसमें व्यक्ति शामिल हुए अलग अलग विभाग को संभालने के लिए, अलग अलग विभाग को संभालने के लिए। और इसको क्वेश्चन आता है कि इसको बताइए हम लोग मंत्रिमंडलीय व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग विभाग की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। विभाग का मतलब अलग अलग विभाग दिया गया या अलग अलग मंत्रिमंडलीय प्रणाली बनाया गया, लेकिन ये दोनों तो आदमी पकड़ लेगा आसानी से। इसका इंग्लिश नाम देता है कि यह वाला व्यवस्था जो है कि कौन अधिनियम के तहत, वह वाला आपको शब्द रखते हैं, याद रखिएगा एग्जाम में यही शब्द देखने के लिए आपको अधिक मिलेगा, पोर्टफोलियो सिस्टम। कौन सा सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, अर्थात इसका यही मतलब समझना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं। यह व्यवस्था 1861 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग के काल में ही पारित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और इसके तहत आपको बता देते हैं, और इसके तहत आप लोग को विभिन्न प्रकार का जो है कि अधिनियम है, उसमें से आप लोग को बता दे कि इसमें से आपको याद रखिएगा, इसके तहत जो है कि आप लोग को पता था उस समय भारत के अंदर में बंगाल बहुत फेमस था। बंगाल बहुत फेमस था क्योंकि बंगाल जो है एक जमाने में पूरे भारत की राजधानी हुआ करता था, और बंगाल से ही ट्रांसफर करके कलकत्ता दिल्ली हम लेके गए 1912 में। आपका 1911 में घोषणा किया गया था और 12 में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मतलब है कि बंगाल भी अपने आप में पुराने जमाने से समृद्धिशाली राज्य हुआ करता था, इसीलिए वो राजधानी था शासक वगैरह का। तो बंगाल हो गया, उसके बाद याद रखिएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र प्लस पंजाब, ये सब जितना था सभी में विधान परिषद का स्थापना किया गया। किसका स्थापना, विधान परिषद का स्थापना किया गया। आप लोग याद रखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लेवल के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको याद रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके माइंड में अपलोड कर देंगे फिर आप याद रख लीजिएगा। आपको लगातार अगर कुछ चीज करते हैं, कहा जाता है कि अगर कोई चीज को अगर 1-2 दिन कीजिएगा तो आप भूल सकते हैं उस चीज को, लेकिन आप लगातार अगर 20-22 दिन अगर फॉलो करते हैं
तो आपका एक आदत बन जाएगा और वह आदत जो है कि आपको एक सफलता के रूप में आपको जो है कि रिजल्ट देगा। तो आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिना आपको कड़ी मेहनत करने से और त्याग करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर एक आप सम्मानित पोस्ट पाना चाहते हैं भारत के अंदर में, तो आपको दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ेगा, दुनियादारी से आपको मतलब छोड़ना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के तहत बता देते हैं, इसी के तहत 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में आपको लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 3 भारतीय, एक बनारस के राजा प्लस पटियाला के जो है कि महाराजा प्लस तीसरा आपका सर दिनकर राव, ये तीनों को आपको विधान परिषद में नामित किया गया, विधान परिषद में नामित किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये कंटेंट आता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इतना अगर याद रख के चलते हैं तो अच्छा एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। अब फिर थोड़ा सा हम फास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि भारत के अंदर में जो 1892 का जो अधिनियम पारित हुआ था, उसके तहत क्या क्या हुआ था आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके तहत क्या क्या हुआ था आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1892 का जो अधिनियम आया था, इसके तहत 2-3 फैक्ट आपको याद रखना है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत पहली बार आपका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरू हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो हुआ है 1892 के अधिनियम के तहत हुआ है। उसके बाद आप लोग, ये थोड़ा ट्विस्ट वाला चीज है, आप समझिएगा। 1800 आपको एक चीज बताते हैं, 1892 का अधिनियम के तहत एक इंपॉर्टेंट बताए थे 1858 का अधिनियम में आप लोग को पता है कि यह अधिनियम पहली बार आया था आपका ब्रिटेन के महारानी ने अपने हाथों में लिया था जो है कि कार्यभार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सभी प्रकार के पावर ब्रिटेन के महारानी या ताज ने अपने हाथों में लिया था। इसका मतलब आप बता सकते हैं क्वेश्चन कि पहला अधिनियम कौन सा था जो कि ब्रिटेन के महारानी ने उसे विशेष बनाने का कोशिश किया। तो आप लोग बताइएगा 1858। चाहता तो ब्रिटेन के महारानी जैसे चल रहा था चलने देता, लेकिन उसमें कुछ ट्विस्ट डालने का प्रयास किया, उसमें कुछ जो है कि संशोधित करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, एक प्रकार से ब्रिटेन के महारानी ने उसको विशेष बनाने का प्रयास किया 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम के तहत आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1892 का जो अधिनियम पारित हो रहा था, आपको ये चीज बताएंगे क्या क्या फैक्ट हुआ था, पहले हम चर्चा कर लेते हैं बेसिक पे। 1892 के अधिनियम से पहले आपको पता है एक ईस्वी मिलता है 1885 ईस्वी। 1885 में बच्चा जानता है आजकल के कंपटीशन के क्षेत्र में बच्चा कि भारत में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में 28 दिसंबर के दिन हुआ था। आपका जो है कि महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 1885 को एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष बने थे आपके कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे, ये सब आपको पता है। और इसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के स्थापना में जो है कि आप लोगों को पता है कि पहली बार जब इसका बैठक हो रहा था मुंबई के अंदर में, तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। ये सब क्वेश्चन आता है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको रटवा देंगे, लेकिन मेन फैक्ट को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 1885 में आपका भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना इसलिए किया गया था क्योंकि भारत के साथ देख रहे हैं आपकी जो है कि कोई ज्यादा प्रभाव नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा अधिकार भारतीयों को नहीं मिल रहा है अंग्रेज के द्वारा, और दिन ब दिन जो है कि भारतीयों का शोषण किया जा रहा था। तो इस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया कि वह समय समय पर अंग्रेज से मांग करेगा और भारतीयों को अधिक से अधिक अधिकार दिलाने का प्रयास करेगा। समझ में आ गया? तो उसी उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था। तो याद रखिएगा कि जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया गया था, करने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के भारतीय महापुरुष जो है कि इसका हिस्सा बने, इसका सदस्य बने, और जो है कि इसी दिन घोषणा किया गया कि अब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का हम लोग साल ब साल अधिवेशन करेंगे, यानी प्रतिवर्ष अधिवेशन करेंगे। अधिवेशन का मतलब होता है बैठक करना। क्या करना? बैठक करना। और जहां पर आदमी 10 को बैठक करके कोई भी चीज को, काम को
को सुलझाता है या किसी से मांग करता है। तो याद रखिएगा कि वह अधिवेशन प्रति वर्ष घोषित किया था कि हम दिसंबर माह में करेंगे, और जो है कि ब्रिटेन के सरकार या आपका जो लंदन में सरकार चल रहा था, जो यहाँ से हम लोग कंट्रोल हो पा रहे थे, उससे जो है कि अधिक से अधिक मांग करने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा आप बताइएगा कि 1885 में जब हुआ था दिसंबर में, फिर 86 में हुआ, फिर 87 में हुआ, 88 में हुआ, जब इस तरह से समय समय पर मांग होने लगा तो ब्रिटेन के महाराजा जो थे या संसद जो थे वहां के, हुआ उनके दबाव में आकर 1892 का अधिनियम पारित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अधिनियम भारत के अंदर में ब्रिटेन के महाराजा के द्वारा जो है कि भारत राष्ट्र कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया गया। तो आपका माइंड याद रखिएगा, भारत राष्ट्र कांग्रेस अच्छा 1885, और उसके बाद 1892 ही आता है, 1892 का अधिनियम आता है, इसलिए आप ये टिक आउट कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? उसके बाद समझने का प्रयास कीजिएगा कि पहली बार इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत 1892 के अधिनियम के तहत हुआ। उसके बाद आप लोग को बता दे, आप लोग बजट को समझते होंगे। बजट जो होता है वह एक वर्ष का, जैसे मान लीजिए आप कहीं बाहर में रहकर पढ़ रहे होंगे तो आपका बजट कुछ होगा, घर में आप मांगते होंगे महीना का 5000 4000 फिक्स होगा, यानी कि आपके पिताजी के द्वारा जो आपको एक महीने के अंतर्गत जो आपको पैसा दे रहे हैं 5000 रुपया की रूम रेंट दे देना, टीचर को दे देना, जो है कि थोड़ा बहुत उड़ा देना, थोड़ा बहुत पुड़िया खा लेना, सिगरेट पी लेना, तो ये सब आप वो एक बजट में आता होगा। तो आप उस बजट को जो जानते होंगे आप एक महीने के बजट के रूप में जानते होंगे। लेकिन भारत सरकार या अंग्रेज सरकार जो बजट पेश करता है आज के जमाने में भी वह एक वर्ष के लिए पेश होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? एक वर्ष के लिए। आप लोग देखते होंगे कि फरवरी के अंतर्गत भारत के जो वित्त मंत्री रहते हैं वो बजट पेश करते हैं पूरे भारत के लिए कि शिक्षा पर इतना खर्च होगा इस बार, खेल पर इतना खर्च होगा, कानून पर इतना खर्च होगा। तो इस तरह से जो खर्च होता है एक वर्ष के दौरान उसको हम लोग बजट कहते हैं। और याद रखिएगा कि बजट का चर्चा हमारा संविधान में कहीं नहीं है। बजट शब्द का चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन बजट से जो भी काम होता है संबंधित वो उसका चर्चा संविधान में है। और याद रखिएगा कि बजट का जो हमारे संविधान में दूसरा नाम है वह है वार्षिक वित्त विवरण। आप लोग इसी समझ सकते हैं, वार्षिक वित्त विवरण। वार्षिक वित्त विवरण, वार्षिक का मतलब हो गया एक साल, वित्त का मतलब हो गया पैसा, विवरण का मतलब हो गया आप उसको बताइए कि कहां कहां खर्च होने वाला है, नहीं होने वाला है। अर्थात इस तीनों को एक मुश्त में आप बजट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बजट बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि बजट की चर्चा आपका एक वर्ष के अंतर्गत होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 112 में है। लेकिन ये शब्द की चर्चा हमारे संविधान में कहीं नहीं है, इसके बदले में ये शब्द है। तो ये 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्त विवरण की चर्चा मिलती है? तो अनुच्छेद 112 में। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन, याद रखिएगा। आप लोग को ये सब बताएंगे इकोनॉमिक्स में। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं 1892 के अंतर्गत जो बजट पेश हुआ था, 1892 के अंतर्गत जो बजट पेश हुआ था, इसके अंतर्गत भारत के अंदर में क्या खर्च होगा नहीं होगा। देखिए बजट तो यहां पर पेश करना चालू हो गया 92 में अंग्रेज सरकार के द्वारा, लेकिन भारत के अंदर में कितना खर्च होगा, कौन से सेक्टर को डेवलप करना है, कौन सा सेक्टर कमजोर है उसके आगे लेकर आना है, ये सब में भारतीयों को जो है कि शामिल तो किया गया, लेकिन उस पर भारतीयों को बहस करने का अधिकार नहीं दिया। अब मानिए मेरे लिए ही कानून बन रहा है, मेरे लिए संविधान पास हो रहा है, और बताइए अगर हम ही को बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि कह सकते हैं कि जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब डॉक्टर हमसे जो है कि पूछेगा भी नहीं कि आपको कौन सा दिक्कत है शरीर में, नहीं है, कौन सा बुखार आ रहा है कि माथा दर्द कर रहा है कि पेट दर्द कर रहा है, वो बोलेगा कि डॉक्टर कि तुम चुप रहो, चुपचाप हम जो भोंकेंगे सुइया भोंकने दो हमको, तुम ठीक हो जाएगा। तो ऐसा बताइए कितना अनहोनी वाली घटना है कि नहीं है। तो उसी तरह से भारत के अंदर में कौन सा सेक्टर कमजोर है नहीं है, ब्रिटेन सरकार अनहार घर में जो है कि आके वो खर्च कर देगा। अब चाहिए शिक्षा पे बहुत डेवलप करना, वो कर देगा जो है कि राजनीति पे खर्च, तो बताइए उल्टा इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा। तो इसका मतलब एक प्रकार से बजट पर जो है कि भारतीय सदस्य को शामिल तो किया गया, बगल में बैठाया, लेकिन बेचारा को उस पर बहस नहीं करने दिया, यानी वो अपना बात नहीं रखने दिया। याद रखिएगा, समझ में आया?
ये चीज था। लेकिन जब इसके बाद 1909 का अधिनियम पढ़ेंगे ना, इसके बाद 1892 के तहत, तो उसमें ये वाला अधिकार मिल जाएगा भारतीयों को। इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने समय समय पे मांग कर रहा है, ये सब चीज आपको जो है ना थोड़ा सा डेवलप होगा माइंड, तब अपने आप रिकॉल होने लगेगा, ये चीज होना चाहिए। तो आपको याद रहेगा। और ये वाला चीज जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, जब आगे 1919 का अधिनियम पढ़ेंगे ना, तो उसमें प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कर देंगे। क्योंकि आपको अप्रत्यक्ष पता होगा कि जिसमें हम आम जनता हिस्सा लेते हैं उसको उसको प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, जिसमें आम जनता हिस्सा नहीं लेती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। जैसे अभी प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है या लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें हम लोग जाके वोट दे रहे हैं और हमको आके तेल लगा रहा है संसद वगैरह के, भैया मेरे में दीजिएगा वोट, हम डेवलप करेंगे राज्य को। तो इसका मतलब हमसे डायरेक्ट वो संपर्क कर रहा है, इसका मतलब वो प्रत्यक्ष चुनाव है। कौन सा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन क्या राष्ट्रपति आपके पास आता है तेल लगाने के लिए? नहीं आता है। तो याद रखिएगा वो अप्रत्यक्ष चुनाव है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग को बता दे कि किसी भी भारत के अंदर में जो है कि इस पे जो है कि आपका जो है कि प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया, भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया। आप लोग याद रखिएगा, यानी आपको ये चीज समझ में नहीं आया होगा। जैसे आपको बताते हैं, अगर हमारा संविधान का जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है ना, यानी कि जब संसद का जब कार्यकाल शुरू होता है, तो संसद का कार्यकाल शुरू होने के बाद जो है कि बीच में लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं अध्यक्षता करने के लिए। एक साइड में आपके जो है कि लोकसभा के सदस्य रहते हैं, एक साइड में सभा के सदस्य रहते हैं, और एक साइड में विपक्ष के सदस्य रहते हैं। तो इसका मतलब सब ने प्रश्न पूछता है अध्यक्ष से कि हमारे क्षेत्र में क्या कमी है, नहीं है। नहीं कहता है कि अगर आप अभी जैसे संसद का चुनाव हो रहा है लोकसभा सदस्य का, नहीं आके क्षेत्र में घूम के बोलता है कि अगर आप हमको वोट देकर जिताते हैं तो यहाँ का जो क्षेत्र का कमी है हम लोग जो है कि संसद लेके जाएंगे, वहां से बजट पेश करवा के आप लोगों के लिए हम लोग जो है कि बहुत डेवलप करने का काम करेंगे। तो इसका मतलब वहां पर जो कमी है वहां पर जाके बैठता है आदमी संसद मेरा, और वहां पर जाके अपना अध्यक्ष से पूछेगा कि मेरा क्षेत्र में ये कमी है, सरकार अभी काम नहीं कर रही है, इस पे हमको इतना रुपया खर्च चाहिए। तो ये सब जो प्रश्न होता है, ये सब प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन याद रखिएगा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। कैसा प्रश्न? पूरक। पूरक का मतलब होता है, आप जब संविधान पढ़िएगा तो उसमें से होता है एक पूरक प्रश्न, एक होता है अनुपूरक प्रश्न, ठीक है। या फिर एक होता है पूरक का मतलब हो गया कि जिसका डायरेक्ट जवाब, जैसे हम आपसे पूछे, मान लीजिए हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर कोई बच्चा हमसे कहीं पर दिक्कत हुआ पढ़ाने में, अगर वो डायरेक्ट हमसे पूछ रहा है और हम डायरेक्ट उसका जवाब देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। नहीं तो बहुत सा टीचर क्या होता है कि अरे ये कल हम इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कल बताएंगे, या फिर ठीक है, या फिर वो बोलेगा कि अभी समय नहीं है, जो भी है बोलने का बोल देता है। इसका मतलब अगर टीचर ने डायरेक्ट उसका जवाब दे दिया तो समझिएगा उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। कौन प्रश्न? पूरक। यानी वैसा प्रश्न जिसका जवाब तुरंत मिल जाए उसको पूरक प्रश्न कहते हैं या तारांकित प्रश्न कहते हैं। और जिसका जवाब या क्वेश्चन लिखित रूप में जाके भेज देते हैं, जैसे आप लोग गांव में जब प्रोग्राम होता है ना, तो बहुत सब आदमी का फरमाइश आता है एकदम एगो कागज में लिख के कि हाँ फलना सिंह जो है कि यह गाना सुनना चाहते हैं और उससे खुश होकर 500 रुपया का इनाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक कागज के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी बातों को, और वो जो है कि 2-4-5 मिनट के बाद भी उसका जो है कि रिप्लाई देखने के लिए मिलता है। अगर वो ज्यादा पैसा देगा तब ये गाना बजाएगा, नहीं तो फिर वो शांत हो जाएगा। ये चीज होता है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई प्रश्न आपका लिखित माध्यम से पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब वो अतारांकित प्रश्न हो गया। लेकिन वही वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछने का अधिकार दिया था, यानी कि इसका जवाब 2-4 साल के बाद मिल सकता था। लेकिन जब आगे चलकर 1909 का अधिनियम पारित होगा तो इसके तहत जो है कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया, यानी बजट पर बहस करने का अधिकार 1909 में मिल जाएगा आगे चल के, और जो है कि पूरक प्रश्न पर अधिकार 1909 में मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यह वाला गैपिंग चलेगा, यह वाला गैपिंग चलेगा, यानी कि अप्रत्यक्ष का शुरुआत 1892 में। लेकिन ये दोनों के तहत 1909 में होना चाहिए ये वाला शुरुआत, लेकिन नहीं हो पाया। ये अगला स्टेप 1919 में जाके लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1919 में। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 1909 का अधिनियम जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बस आप समय दीजिएगा। आपका समय भले लग रहा है, लेकिन अगर आप 2 बार 3 बार रिकॉल करके चलिएगा तो आपको एग्जाम में यह अधिनियम देखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जाकर आप हिट कीजिएगा और गारंटी के साथ बताते हैं क्वेश्चन फंसेगा। अगर इस टॉपिक को एग्जामिनर छुएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम
1909 के अधिनियम का जो हम शुरुआत करते हैं, इसका एक अलग नाम है जिसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 का अधिनियम का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्योंकि आपको हम बताए हैं कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत के अंदर में ब्रिटेन के सरकार के द्वारा 1858 में एक सचिव का पद आया था, बता चुके हैं। और आप लोग को पता है कि अभी एक वायसराय का पद भी यहाँ पर चल रहा है, पता है आप लोग को, एक वायसराय का पद चल रहा है, एक सचिव का पद भी नया बनाया था कंपनी को बंद करके 1858 में ताज जोक पानी थी। तो उसके बाद सुनिएगा, तो ये जो मार्ले मिंटो जो नाम पड़ा हुआ है 1909 का, अगर आप इतना सब याद रखते हैं ना, छोटा मोटा एग्जाम में क्वेश्चन जानते हैं क्या आता है, कौन सा अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार करते हैं, तो 1909 का। 1909 का ये जीरो लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ है आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 1909 का अधिनियम के तहत जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, जो कि इसको नाम दिया गया था, ये मार्ले जो बैठे हुए थे ये भारत के सचिव के पद पर बैठे हुए थे, और भारत के जो एक पद बच गए वायसराय, ये आपका मिंटो के रूप में बैठे हुए थे। तो सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत भारत के सचिव कौन थे, आप क्वेश्चन सही आंसर बता दीजिएगा, मार्ले थे। कौन थे? मार्ले। और याद रखिएगा कि 1909 के अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? मिंटो थे। कौन थे? मिंटो थे। यानी यहीं से चल जाएगा आपका काम। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आप कंटेंट बना सकते हैं कि इसके तहत क्या क्या हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि इस पे तहत जो है कि बहस करने का अधिकार हमको बजट पर मिल गया। बजट पर अधिकार मिला नहीं मिला, आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद दूसरा नंबर याद रखेगा, इस पे पूरक प्रश्न पूछने का आपको अधिकार मिल गया। उसके बाद तीसरा जो बता रहे हैं, ये दोनों से 200% एकदम मेन फैक्ट है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप देख लीजिएगा। पहली बार 1909 अधिनियम के तहत या मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमान समुदाय के लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली किया गया। पृथक निर्वाचक प्रणाली पृथक निर्वाचक प्रणाली का शुरुआत किया गया। और पृथक निर्वाचक प्रणाली जो मुसलमान के लिए शुरू किया गया, इसका मतलब है कि आप लोग को पता है कि पूरे भारत में जो है कि आपका मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय उस समय जो है कि बृहद पैमाने पे देखने के लिए मिलता था, क्योंकि आगे चलकर इसी दोनों में लड़ाई होता है और आगे एक पाकिस्तान बनता है, एक आपका हिंदुस्तान बनता है। तो ये जो आपका मुस्लिम समुदाय थे, जहां जहां पर मुस्लिम समुदाय का संख्या अधिक था, जहां जहां पर भारत में मुस्लिम की संख्या अधिक था, वहां पर जो लोकसभा चुनाव होता था या वहां पर जो प्रतिनिधि खड़ा होते थे चुनाव में, उस जगह से मुस्लिम को ही टिकट मिलता था। और मुस्लिम को टिकट मिलेगा तो जरूरी है कि मुस्लिम ही जीत जाएगा, जीतेगा नहीं जीतेगा। तो याद रखिएगा कि 1909 अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को जो है कि पृथक निर्वाचक प्रणाली का शुरुआत किया गया 1909 के तहत। समझ में आया? उसके बाद आप लोग को बता दे कि इसके अंतर्गत जो ये जो इसी को हम लोग दूसरा भाषा में कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली। सांप्रदायिक का मतलब होता है, सांप्रदायिक शब्द जो बना है वह संप्रदाय से बना है। संप्रदाय का मतलब आप लोग न्यूज चैनल देखते होंगे या किसी आदमी के मुंह से सुनते होंगे कि यहाँ पर ये फलना समुदाय का आदमी या फलना संप्रदाय का आदमी ज्यादा रहता है, इसका मतलब हिंदू संप्रदाय हो गया, मुस्लिम संप्रदाय हो गया। यानी एक प्रकार से जो भारत के अंदर में जो सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली या मुस्लिम निर्वाचक प्रणाली का शुरुआत हुआ है 1909 के तहत हुआ है। और याद रखिएगा कि भारत के अंदर में जो सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली के जनक मानते हैं वो मिंटो को मानते हैं। किसको मानते हैं? मिंटो को मानते हैं। और मिंटो उस समय भारत के वायसराय के रूप में काम कर रहे थे। आपका उसी से कंटेंट याद हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत के अंदर में सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक मिंटो को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिंटो को। और मिंटो जो वायसराय थे उस समय कौन सा अधिनियम? तो भैया 1909। और उस समय आपके कौन थे सचिव? तो भैया मार्ले मिंटो। अच्छा, मिंटो जब वायसराय बना तो मार्ले बना होगा सचिव। कौन बना होगा? सचिव। ये सब आप याद रखिएगा तो अच्छा से याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फैक्ट आपको और लेकर चलना है जो एग्जाम में हाई लेवल के एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग को बता दे, जब आप लोग को बता दे कि जब विधान परिषद काम कर रही थी ब्रिटेन के अंदर में जाके, क्योंकि विधान परिषद का गठन आप लोग को बता चुके हैं कौन अधिनियम में, तो इसके तहत पहला जो भारतीय व्यक्ति जो बना था ब्रिटेन के विधान परिषद में, सुनिएगा, ब्रिटेन के विधान परिषद में के अंतर्गत जो या फिर भारत के अंतर्गत जो कार्यकारिणी परिषद गठित किया गया था काम संभालने के लिए, उसमें भारत के तरफ से जो सबसे बड़ा पोस्ट मिला था, या भारतीय कार्यकारिणी परिषद में जो एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया था, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कुछ देर पहले आपको बताए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, वो अलग चीज है। ये है आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कि आपका भारतीय कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति था। और आप लोग को बता दें जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है यह ब्रिटेन के अंतर्गत जो भी भारत में काम करने वाला पद था सबसे बड़ा पद इसी को मिला था। जैसे आप आईसीएस वगैरह तो एग्जाम देके बेचारा पास कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा पोस्ट जो मिला हुआ था आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, वह क्योंकि वह कार्यकारिणी परिषद में जाके बैठा हुआ था, यानी जहां पर आपका ब्रिटेन के बड़े बड़े गवर्नर बैठते थे वहां पर जाके इनको बैठने का प्रयास मिला, याद रखेगा। और ऐसा प्रावधान 1909 के अधिनियम के था। चलिए हम लोग अब एक दो बचा हुआ जल्दी उसको निपटा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, आगे है 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम को बस उसी तरह आपको याद रखना है। जिस प्रकार से 1909 के अधिनियम को हम लोग कहे थे मार्ले मिंटो सुधार, उसी तरह से यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर मार्ले जो थे सचिव के पद पर थे, मिंटो वायसराय के पद पर थे, उसी तरह से इसको भी एक अधिनियम कहते हैं। बस यही दोनों अधिनियम के लिए इस तरह नाम पुकारा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को बता दें कि 1909 का जब अधिनियम चल रहा था, आपको लोग एक कंटेंट छोड़िए आप लोग को बता देते हैं। 1909 का जब अधिनियम चल रहा था तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो एच एक यूथ थे, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एच एक यूथ थे 1909 के अधिनियम के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अच्छा क्वेश्चन है। और 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय बताए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। और आपको बताए थे 1784 के जब पिट्स इंडिया एक्ट हो रहा था तो पॉसे पिट्स और पॉसे विलियम पिट बताए थे, विलियम पिट बताए थे। तो ये सब आप कंटेंट याद रखेगा। 1909 के समय आपके एच एक यूथ थे। लेकिन 1919 का जब अधिनियम पारित हुआ था तो 1919 के अधिनियम में जो है कि इसको एक नाम से जाना गया, बस इसी तरह का सेट करना है भैया। इस समय सचिव और वायसराय कौन थे, तो इस समय जो सचिव थे इसको हम लोग अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कहने का मतलब एक व्यक्ति चेम्सफोर्ड है, एक व्यक्ति मॉन्टेग्यू है। और पहला वाला जो पद बनाते हैं ये सचिव का पद बैठता है, और चेम्सफोर्ड जो थे वो वायसराय का पद था। कौन सा पद था? वायसराय। और आपको बता देते हैं, सुनिएगा, ऐसा नहीं आपको ये एक ही हम कंटेंट दे रहे हैं, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और क्या क्वेश्चन क्लियर होगा आपको बताते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय आपके अंग्रेज गवर्नर या अंग्रेज वायसराय कौन थे, तो आपको अगर इतना सा याद रहेगा कि अच्छा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, अच्छा चेम्सफोर्ड वायसराय, यानी 1919 में चेम्सफोर्ड आप लगा दीजिएगा। यानी 1919 में जो घटना घटित हुआ होगा तो आप चेम्सफोर्ड लगा सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। आपको याद करने की जरूरत वहां पर नहीं है, आप यहाँ के कंटेंट से भी वहां पर अपना इफर्ट लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो सुनिएगा, तो 1919 के समय मॉन्टेग्यू सचिव के पद पर और चेम्सफोर्ड वायसराय के पद पर। और जितना बार हम सचिव बोलते हैं आपका माइंड उस फैक्ट पर जाना चाहिए, 1858 के फैक्ट पर, क्योंकि उसकी उत्पत्ति वहीं पर हुई है उस पद का। ठीक है, क्योंकि आपको बार बार रिकॉल कीजिएगा, जीके जीएस है, अगर आप 2 दिन छोड़ दीजिएगा तो आप बहुत पीछे चल जाइएगा। इसलिए आप लगातार मेहनत कीजिए और लगातार चीजों को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिए। अगर आपके अंदर 1 से 2 महीना के अंदर इतना परिवर्तन नहीं आया तो फिर आप बोलिएगा, लेकिन आपको मेरे साथ कंटेंट टू कंटेंट बात करना पड़ेगा। तो सुनिएगा, और इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं भैया इस समय भी बता दीजिए कि 1919 के समय जो है कि कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो आपके पास हम ये कंटेंट जो लगातार पुराने छात्र देख रहे हैं उनको हम बता चुके हैं कि आप लोग को हम बताए थे कि जाबू तब चाड़ू, आपको हम ट्रिक दिए थे, आपको ट्रिक दिए थे। जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो लगातार बन के देख रहे होंगे आपको बताए थे, एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, एक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसमें से ट्रिक बताए थे आपको जाबू तब चाड़ू, जाबू तब चाड़ू बताए थे कि बताए थे जाबू तब चाड़ू, यानी कि आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए ये नाम बताए थे। और प्रथम विश्व युद्ध के समय आपका जो रूस से लिखे हैं ये आपका अमेरिका के राष्ट्रपति बताए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पहला अक्षर आपका जो है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का बताए थे। और रूस से जो लिखते हैं रूजवेल्ट, ये आपका जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति बताए थे। यानी कि पहला इंग्लैंड वाला, दूसरा अमेरिका वाला, यहाँ पर पहला इंग्लैंड वाला, दूसरा अमेरिका वाला। तो इसका मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था आप लोग को पता है 1914 से लेकर 1918 तक हो रहा था। और यह अधिनियम 1919 में पारित हो रहे हैं। तो आप लगभग जा सकते हैं जॉ के साथ, जा सकते हैं क्योंकि 1 साल का डिफरेंट आ रहा है, आप जा सकते हैं। अब जॉ से बताए थे
लॉयड जॉर्ज पता है ना, बताए थे। इसका मतलब जब 1918 तक कवर कर रहा है मेरा जॉर्ज, तो आप आराम से जब ऑप्शन आएगा तो आप रिस्क खेल सकते हैं, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सब हुआ क्या कि अगर वो कम भी नॉलेज है, कम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जितना हम पढ़े अगर उस पर हमको कमांड है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी को कहते हैं टेक्निकल दिमाग। ठीक है, तो सुनिएगा, ऐसा नहीं कि अरे यार हम प्रथम विश्व युद्ध के समय तो रटे हैं, लेकिन यहाँ पर 1919 के अधिनियम के समय कौन होगा, नहीं रटे हैं तो फिर इन्हें छोड़ के आगे निकल जाएगा। ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, रुक करने का लगाना है, उसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। और आदमी उसी को करके जल्दी से एग्जाम पास करके जॉब ले लेता है, और जो है कि गधा की तरह याद करने वाला आदमी कर रहा है। तो ये आपको चेंजिंग लाना होगा अपने आप में। तो सुनिएगा, तो याद रखिएगा कि मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार जो हो गया 1919 के समय, एक सचिव के पद पर, एक वायसराय के पद पर, और उस समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे आप लॉयड जॉर्ज लगाइएगा। ठीक, क्या लगाइएगा, लॉयड जॉर्ज। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या क्या फैक्ट आया था आपको हम बता देते हैं। तो इसमें से पहला फैक्ट आप बता सकते हैं कि 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, और उसको प्रत्यक्ष में डालेंगे 1919 में। क्या डालेंगे, 1919 में। 1919 अधिनियम के तहत, 1919 अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत हुआ था। और उसके बाद बता दे आपको दूसरा फैक्ट आप लोग को पता है कि इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 अधिनियम के तहत मिला। और आपको तीसरा फैक्ट बताते हैं, इसी अधिनियम के तहत जो है कि आपका संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ। ये सब फैक्ट आपको उसमें भी बताए थे आप। ठीक है, 1919 के तहत 1926 में और 1927 में ली आयोग के सिफारिश पर, आपको पता है। उसके बाद याद रखिएगा, चौथा फैक्ट आप याद रखिएगा कि इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत जो है कि पहली बार आपका हो गया सिख हो गया, उसके बाद आपका जो है कि ईसाई हो गया, उसके बाद जो है कि आपका आंग्ल भारतीय हो गया, उसके बाद आपका जो है कि महिला वर्ग हो गया, उसके बाद आपको जो है कि यूरोपीय व्यक्ति हो गए। ये सभी को पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली 1919 में। जो चीज आपको 1909 में मुस्लिम वर्ग के लोगों के लिए दिखाए थे कि भैया उसके लिए अलग से वो टिकट देगा वहां के मुस्लिम व्यक्ति को, और वहां पर जो यानी कहने का मतलब 1909 के तहत बस एक चीज समझिए कि उसमें यह प्रावधान लाया गया कि इसमें पहली बार महिलाओं को, पहली बार जो है कि मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आपका कैंडिडेट खड़ा होने वाला भी मुस्लिम रहेगा और मतदाता भी मुस्लिम रहेगा। उसी को सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली कहते हैं। संप्रदाय के आधार पर टिकट देना शुरू हुआ। उसी के साथ यानी जो काम मुस्लिम के साथ 1909 में हुआ, वही काम इतने वर्ग के लोगों के साथ 1919 के तहत हुआ। 1919 के तहत हुआ, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन 1909 वाला क्वेश्चन आपका ज्यादा पूछता है एग्जाम में, लेकिन वो थोड़ा सा अगर पीसीएस लेवल के एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ये क्वेश्चन डाला जाएगा वहां पर। इसीलिए अपने आप को अभी समय है कि आप इतना अच्छा से तैयारी कीजिए, आपका आराम से तैयारी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग को बता दे कि 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत हुआ। ये क्वेश्चन भी अपने आप में 5वां नंबर जो बता रहे हैं ये बहुत फैक्ट है। प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत 1919 अधिनियम के तहत। और बहुत सारे छात्र को यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया होगा भैया कि ये द्वैध शासन है क्या। आप थोड़ा सा इसमें भी चर्चा करते हैं। हकीकत में आपको ये फाउंडेशन क्लास की तरह आपको लग रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि क्वेश्चन डिस्कशन क्लास है, इससे भी आपको हम डीप पढ़ा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे छात्र को लग रहा होगा कि इतना लेवल का जरूरत नहीं है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न के साथ आपको बदलना होगा बस, नहीं तो आपको अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। समय है, मेहनत कीजिए। सुनिएगा, ये जो हम प्रांतों में द्वैध शासन लिखे हैं, आप लोग कम से कम ये चीज समझ पा रहे होंगे। प्रांत का मतलब होता है जैसे अभी भारत सरकार के अंतर्गत कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि अभी हम राज्य को राज्य के नाम से जान रहे हैं। और यही चीज को जहां जहां पर अंग्रेज का शासन हुआ करता था, आपका अंग्रेज के जमाने में गुलाम भारत में, उस समय उस क्षेत्र को प्रांत के नाम से जानते थे। किस नाम से? प्रांत के नाम से। एक चीज बता देते हैं जल्दी से, एक प्रांत होता है, एक देशी रियासत होता है। प्रांत होता है, एक देशी रियासत होता है। यानी कि जहां जहां पर अंग्रेज का शासन हुआ करता था उस क्षेत्र को प्रांत कहते थे, और जहां जहां पर भारत के राजा महाराजा का शासन हुआ करता था उसको देशी रियासत कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आप लोगों को पता है भारत के अंदर में सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद देशी रियासत है। इसका मतलब वहां पर राजा महाराजा शासन कर रहे होंगे, अंग्रेज का शासन नहीं था। आप लोगों को पता है क्योंकि वहां के आपके हैदराबाद के निजाम वगैरह बहुत सारा शासन किए हैं। और अंततः वहीं पर जाके आपको हम बहुत बार बताए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है कि उनका बात नहीं
माना तो उस पे पुलिस को उतरवा दिया। आप लोग को पता है, पुलिस को उतरवा के ऑपरेशन पोलो करवाया, ऑपरेशन कैटरपिलर करवाया। उसके बाद आप लोग को पता है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो है कि आपका हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस का घोषणा 17 सितंबर को किया। 17 सितंबर करंट का क्वेश्चन याद रखिएगा, 17 सितंबर को हैदराबाद स्वतंत्रता दिवस। जैसे आप बता सकते हैं कि हैदराबाद एक प्रकार का प्रांत था, सॉरी हैदराबाद एक प्रकार का देसी रियासत था। हैदराबाद एक प्रकार क्या था? देसी रियासत। जैसे आप जम्मू कश्मीर बता सकते हैं, जम्मू कश्मीर पे भी राजा हरि सिंह ने शासन किया था, राजा हरि सिंह ने, उसको भी विलय पत्र के तहत मिलाए हैं। जैसे आप जूनागढ़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर ये आपका जो है कि आपका गुजरात का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। मुस्लिम संप्रदाय यहाँ पर बहुत अधिक था। तो ये सब चीज जो था देसी रियासत। वहीं पर अगर हम मैसूर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? जैसे आप हटा लीजिए, सतारा का बात करते हैं, झांसी का बात करते हैं, तो ये सब पे जो है कि डलहौजी वगैरह ने जो है कि अपना शासन किया। इसका मतलब ये सब प्रांत में था। किस में था? प्रांत में। शायद अब समझ लिए होंगे। यानी कि जिस प्रकार से अभी हम राज्य को देखते हैं, इसी को पहले हम लोग प्रांत या देसी रियासत के रूप में भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनिएगा, तो प्रांत में जो द्वैध शासन, इसका कहानी तो खत्म कर दिया है। अब बात रही है द्वैध शासन का। मेन फैक्ट ये है, तो द्वैध शासन का मतलब आप इससे समझ लेंगे, द्वैध का मतलब होता है दो। द्वैध का मतलब क्या होता है? दो। जैसे आपको बताते हैं कहानी के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी घर में अगर बेटा हो गया है 25-30 साल का, यानी होशियार हो गया है, और पिताजी भी जो है कि वहां पर अभी ठीक ठाक काम कर लेते हैं, यानी कि इनकम का स्रोत के माध्यम से, तो इसका मतलब कोई भी काम करने के लिए वहां पर बेटा भी आगे आता है और पिताजी भी आगे आते हैं। यानी दोनों अपने आप में जो है कि घर को संभालने के लिए तत्पर है, यानी दोनों डिसीजन लेने के लिए अपने आप में जो है कि काबिल है, यानी कि है क्षमता। तो सुनिएगा, यानी कहने का मतलब आपका जो घर है, घर में जो है कि आपके पिताजी हैं, आप प्लस में घर में आपके जो है कि बेटे जी हैं, या आप खुद हैं, समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब आप काम कर रहे हैं सिर्फ एक घर के लिए, आप काम कर रहे हैं सिर्फ अपने घर के लिए, लेकिन काम करने वाले दो व्यक्ति हैं। काम करने वाले कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति। काम करने वाले दो व्यक्ति हैं, लेकिन काम कर रहे हैं आप एक चीज पे। इसका मतलब इसी को कहते हैं द्वैध शासन। क्या कहते हैं? द्वैध शासन। और आप लोग को बता दे कि प्रांतों में जो द्वैध शासन का मतलब हुआ कि प्रांत एक रहते थे, वहां पर काम करने वाले दो रहते थे। यानी एक आप बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रहते थे, और एक आपका वाइसराय वगैरह या गवर्नर जनरल रहते थे। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? तो भैया प्रांत समझ लिए, और द्वैध शासन यानी वहां पर अपना राज करते थे। यानी द्वैध शासन का शुरुआत प्रांतों में 1919 अधिनियम के तहत हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर बीबीआई। ऐसे जितना क्वेश्चन बनता है, अगर आप सब याद रखते हैं तो अच्छा लेवल का एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र का माथा भारी लग रहा होगा, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा टिप बताते हैं, सुनिएगा, थोड़ा सा टिप बताते हैं, सुनिएगा। जैसे आपको बताया अभी हम 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत हुई। ये चीज तो आप समझ लिए। इसी के तहत जो है कि एक चीज और हुआ, एक प्रांत बताते हैं, एक केंद्र बताते हैं। प्रांत का मतलब हो गया कि छोटे छोटे शहर, ठीक है, और केंद्र का मतलब हो गया पूरा भारत। केंद्र का मतलब क्या हो गया? पूरा भारत। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन का शुरुआत 1919 के तहत, और 1919 के तहत भैया केंद्र में क्या हुआ था? तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का लागू किया था। द्विसदन का मतलब आप लोग को पता है कि अगर अभी का आप संसद देखते हैं तो वो 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो उसी तरह से केंद्र में द्वैसदनात्मक विधायिका का स्थापना 1919 के तहत, और प्रांतों में द्वैध शासन का स्थापना 1919 के तहत। लेकिन आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम कुछ जुगाड़ देंगे। जुगाड़ क्या होगा? क्योंकि बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज करता है, हम भी कंफ्यूज करते थे, लेकिन मेरे पास अब जुगाड़ आ गया है जो आसानी से हम हल कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो सुनिएगा, इसके जस्ट बाद आप लोग को बता दें 1935 का अधिनियम आता है। 1935 के अधिनियम में दोनों एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, यानी 1919 में प्रांत में द्वैध शासन था, तो यहां पर इस बार केंद्र में द्वैध शासन कर देंगे। समझ में आएगा? तो सुनिएगा, तो 1935 का अधिनियम में द्वैध शासन कर देंगे केंद्र में, और उसके बाद फिर आपका जो कि प्रांत में कर देंगे आपका द्विसदनात्मक। प्रांत में क्या कर देंगे? द्विसदनात्मक, दोनों का उल्टा कर देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा और फैक्ट देते हैं, 1919 में जितने भी आपका चीज आया, इस जब यहाँ पर जो आपका ब्रिटेन के सरकार के द्वारा जब पारित करके भेजा जा रहा था भारत में इस अधिनियम को, तो उस समय ही घोषणा कर दिया था कि अगले 10 वर्षों के बाद हम इस नियम कानून जो भेज रहे हैं भारत में जो है कि लागू करवाने के लिए, इसकी जांच करने के
लिए हम जाएंगे। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए जाएंगे, यानी कि कैसा ये अति हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी भारत में किस तरह से लागू हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप समझिएगा 1919 में जब अधिनियम पारित हुआ था, तो 1919 के अधिनियम को पारित करवाने के लिए 1919 के अधिनियम को पारित करवाने के बाद जो है कि उसी समय घोषणा किया गया था कि हम 10 वर्ष के बाद जो है कि हम जाएंगे आपका जो है कि जांच करने के लिए भारत में। और जांच करने के लिए पता है आना चाहिए उसको 1929 में। कब आना चाहिए? 1929, क्योंकि 1919 में जो है कि यह व्यवस्था आया, यह अधिनियम आया 1929 में आना चाहिए, क्योंकि वह 10 वर्ष के बाद घोषणा, मतलब 10 वर्ष के बाद कहा था, मतलब 10 वर्ष के बाद जाएंगे हम, यह कहा था। लेकिन वह आ गया आपका जो है कि 1927 में ही। आप लोग को पता है, आप लोग को बता चुके हैं 1927 में ही ब्रिटेन में या लंदन में जो है कि ब्रिटेन के महारानी के द्वारा साइमन कमीशन का स्थापना किया गया। साइमन कमीशन का स्थापना जो किया गया था हकीकत में 1919 अधिनियम की जांच करने के लिए। क्या करने के लिए? जांच करने के लिए। लेकिन 1927 में उसका गठन कर दिया था, और यह गठन वाला डेट याद रखिएगा, 100% एग्जाम में आएगा। 8 नवंबर 1972 को साइमन कमीशन का गठन होता है भैया। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड सुधार था उसका जांच करने के लिए कि भारत में कैसा इसका प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा, कि ऐसे हवा में चल गया मेरा कानून। तो सुनिएगा, तो 8 नवंबर को किया गया 1927 को, और भारत जब पहुंचा तो वह डेट हो गया था 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को भारत का एक शहर है बंबई, यहां पर ही पहुंचने का काम किया। और याद रखिएगा जब वह पहुंचा तो उसमें सभी प्रकार के सब गोरे गोरे सदस्य थे, यानी सब अंग्रेज सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जो है कि हम लोग साइमन कमीशन के नाम से कहते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम है व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के व्हाइट या गोरे व्यक्ति ही शामिल थे। लगभग 7 की संख्या में इसमें सदस्य हुआ करते थे। तो सुनिएगा, जब ये 1928 में बंबई पहुंचा तो वह क्या करना शुरू कर दिया? जांच करना। और जांच करना किसका शुरू किया? 1919 के अधिनियम का। और याद रखिएगा इसको जांच करने में लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल का समय लगा। और जब 1930 का ईस्वी मिला, तो 1930 के ईस्वी में जो है कि इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? रिपोर्ट प्रस्तुत किया ब्रिटेन के महारानी के पास। और ब्रिटेन के महारानी ने जब इस रिपोर्ट को पढ़े अपने आंखों से, तो इन्होंने कहा कि यहाँ का स्थिति भी उतना सही नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। जब तक ब्रिटेन के महारानी ने जो है कि विभिन्न प्रकार के चेला चमटा से बोला, जो उनका आगे पीछे करता था, बोला कि अब आप लोग जाइए फिर से भारत, या फिर भारतीयों को खबर कीजिए और खबर करके बोलिए कि हम लोग उस पर एक बैठक यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर में साइमन कमीशन का विभिन्न प्रकार का विरोध भी किया जा रहा था, जिसमें कि हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो एक महानायक थे जिसका नाम थे लाला लाजपत राय, उनका देहांत साइमन कमीशन के दौरान ही हो गया था। सर पर लाठी का प्रहार पड़ने से आप लोग को पता है, क्योंकि वह एक नारा जो है कि विरोध कर रहे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, क्योंकि ये जो आपका अधिनियम आया था ये कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ पाया था भारतीयों पर। इसीलिए साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय ने लगाया था। और लाला लाजपत राय ने जो लगाया था आपका वापस जाओ का नारा, वह उसी के विरोध में लाला लाजपत राय के सिर पर एक घातक लाठी का प्रहार पड़ा, जिससे उनका आगे चलकर देहांत हो गया। और याद रखिएगा लाला लाजपत राय पहले हैप्पी हुआ करते थे, अब वह अनहैप्पी हो गए। इसका मतलब अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आप लोग को बता दें, जब यह रिपोर्ट देने के बाद जब भारतीयों को बुलाया गया ब्रिटेन, तो भारत के तरफ से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति गए। उसमें से वहां पर याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों हुआ। और 3 गोल सम्मेलन जो ये तीनों हुआ था, यह हुआ था आपका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था भारत पर ही आपका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था ब्रिटेन में, तो याद रखिएगा उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये तीनों के समय याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा, सर जेम मैकडोनाल्ड नाम के प्रधानमंत्री जो थे उसमें ब्रिटेन के हुआ करते थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यानी सीधा क्वेश्चन पूछेगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सर जेम मैकडोनाल्ड। नहीं विश्वास है, क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जो आपका सिलेबस या फिर जो आपका लेवल देख रहे होंगे, या आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में पहला, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन डेट सही पूछता है, आपको डेट सही याद करवाते हैं। डेट सही 30, 31,
1932 में जो हुआ था आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे, सबको याद रहना है। उसके बाद आपको डेट याद करवाते हैं, याद रखिएगा पहला जो हुआ था आपका कब, तो इसमें आपको पहले महीना याद करवाते हैं, डेट महीना याद रखिएगा नसीम, 980 का नसीम, यानी पहला महीना हो जाएगा नवंबर, पहला महीना कौन होगा नवंबर, दूसरा सी से सितंबर, दूसरा सी से सितंबर, फिर यहाँ पर आपका होगा 9 से नवंबर फिर हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा नवंबर 1930 में, दूसरा सितंबर 1931 में और तीसरा नवंबर 1932 में। समझ में आ गया, यानी नसीम ट्रिक याद रखिएगा, नसीम याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग को बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, इसमें याद रखिएगा 12 5 17 सच यही है आपका 12 5 17 12 7 17 12 5 17 यही है ना, सितंबर में 7 होगा ना, हाँ ठीक है, 12 7 17 यही है कि क्या है, तो 12 7 17 यही है ना, 12 7 17 याद रखिएगा, ये हो गया डेट आपका, और इधर नसीम याद रखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको आराम से काम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपडेट एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूत के रूप में जो हिस्सा लिया था, यानी छोटे कास्ट के रूप में जो हिस्सा लिया था, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिए थे। कौन लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के तरफ से अछूत के रूप में हिस्सा लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन व्यक्ति कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर बने थे, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद बता देते हैं, उसके बाद कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो आपका कांग्रेस ने हिस्सा लिया था दूसरे में, कांग्रेस ने हिस्सा लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी। कौन हिस्सा लिए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तीनों में पूछेगा तो भीमराव अंबेडकर, तीनों में पूछेगा भीमराव अंबेडकर अछूत के रूप में, लेकिन अगर पूछेगा कि कांग्रेस ने हिस्सा किस में, तो दूसरा में, बीच वाला में 1931 में, ठीक। और कांग्रेस की तरफ से कौन लिया था? महात्मा गांधी। इसलिए दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है महात्मा गांधी ने किस में लिया था तो दूसरा में, या फिर कांग्रेस ने किसने लिया था तो दूसरा में, या 1931 में, या इसी क्वेश्चन को तीसरा बार घुमा के पूछ सकता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से जो हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधि थे वो कौन थे? महात्मा गांधी। समझ में आया? और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पर ही ब्रिटेन के महारानी के द्वारा आपका सबसे बड़ा अधिनियम पारित हुआ था 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। आपको जब हम बताए कि सबसे बड़ा अधिनियम ब्रिटेन के द्वारा 1935, तो आपके माइंड में कम बात आना चाहिए कि अच्छा ये तो बतेबे नहीं किया कि सबसे छोटा अधिनियम कौन सा था भारत में जो पारित किया था। तो सबसे छोटा अधिनियम याद रखिएगा आपका 1909 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1909। यानी एच एक्यूथ जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्हीं के काल में 1909 द्वारा पारित हुआ था। और आप लोग को याद रखना है कि सबसे बड़ा अधिनियम 1935 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। और आप लोग को बता दें 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ था वह उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके स्टैनले ब्लाडविल। स्टैनले ब्लाडविल आप लोग याद रखिएगा, स्टैनले ब्लाडविल। तो आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और इसी तीनों गोलमेज सम्मेलन के आधार पर आपका 1935 का अधिनियम का शुरुआत हुआ था। तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा जान रहे हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था यह ब्रिटेन के सरकार के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम। और सबसे छोटा अधिनियम 1909 का अधिनियम आप लोग को बता चुके हैं। तो 1935 का जो अधिनियम पारित हुआ था उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके कौन? तो याद रखिएगा वो थे आपके जो है कि ब्लाडविल। कौन थे? स्टैनले ब्लाडविल। पूरा नाम स्टैनले ब्लाडविल। स्टैनले ब्लाडविल याद रखिएगा। 1935 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और 1935 का जो अधिनियम था यह आपका सबसे बड़ा अधिनियम था। और 1935 का अधिनियम में लगभग बहुत सारा अनुच्छेद था। तो बहुत सारा अनुच्छेद में से याद रखिएगा इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। और साथ ही 10 अनुसूची थी। 10 अनुसूची थी, याद रखिएगा। 10 अनुसूची थी, याद रखिएगा। यानी कि जब भारत के अंदर जब संविधान सभा के द्वारा कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर जब संविधान का निर्माण किया जाएगा तो अधिकतर अनुच्छेद लगभग 250 अनुच्छेद 1935 वाला से ही उठा लेगा। यानी कि 321 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद हुबहू या कुछ ब कुछ संशोधन करके डायरेक्ट संविधान सभा ने अपने में ग्रहण कर लिया। और उसी को संविधान के रूप में आज हम अपने पढ़ने का काम करते हैं। तो सुनिएगा, तो 1935 के अधिनियम में से जो फैक्ट में परिवर्तन आया उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहली बार आप लोग को बताए हैं कि प्रांतों में क्या तो द्विसदनात्मक
प्रांतों में द्विसदनात्मक, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन 1919 बताए थे। उसके बाद याद रखिएगा दूसरा कि इसके तहत जो है कि आपका केंद्र के अंदर, केंद्र में जो है कि द्वैत शासन, यानी उल्टा कर दिए दोनों, केंद्र में द्वैत शासन। उसके बाद तीसरा आपको बता देते हैं कि इसके बाद जो याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा उपलब्धि था, इन दोनों से भी सबसे बड़ा उपलब्धि था 1935 का अधिनियम का, कि प्रांत स्वायत्ता की स्थापना करना। प्रांत स्वायत्ता यानी प्रांतों में अपने आप पर निर्भर होना, यानी प्रांत स्वायत्ता की स्थापना करना। इस पर यहाँ VVI लिख देते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया आपका लेवल के एग्जाम में तो फिर आप बात कीजिएगा, इसलिए याद रखिएगा प्रांत स्वायत्ता की स्थापना करना 1935। यानी अगर प्रांत वगैरह ये आएगा तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर प्रांत में द्वैत शासन आया तो 1919 मारेंगे, अब प्रांतों में द्विसदन आएगा तो 1935 मारेंगे, लेकिन आपका आएगा प्रांत स्वायत्ता करके आएगा, ये वाला चीज करके आएगा तो 1935 ही मारना है, याद रखिएगा ये चीज कंटेंट को। उसके बाद बता देते हैं आपको कि इसके तहत आपका पहली बार 1935 अधिनियम के तहत 1937 में आपका संघ न्यायालय का स्थापना किया गया, संघ न्यायालय का स्थापना किया। इसी के तहत आप याद रखेगा, ये हो गया चौथा पॉइंट। उसके बाद पांचवा याद रखेगा, इसी के तहत आपका 1937-38 में आपका पता है कि भारत बर्मा से अलग हुआ, भारत बर्मा से अलग हुआ। भारत बर्मा से जो अलग हुआ है वह 1935 अधिनियम के तहत 1937 में हुआ है। और जिस समय अलग हुआ था उस समय उसका राजधानी रंगून हुआ करता था, रंगून। और रंगून में ही बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को जो है कि वहां पर उसको निर्वासित किया गया था। उसके बाद आप लोग को पता है कि रंगून की राजधानी इरावदी है, कहां है? इरावदी। उसके बाद अगर हम बताने का प्रयास करते हैं तो आप लोग को बता दे कि 1935 अधिनियम के तहत ही प्रांतों में पहली बार चुनाव करवाया गया था। क्या करवाया गया था? चुनाव करवाया गया था, याद रखिएगा 1937 में। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार प्रांत चुनाव करवाने का किया गया था प्रावधान। और 1937 में जो संघ न्यायालय का स्थापना किया गया था, इसी संघ न्यायालय को मॉडिफाई करके आगे चल के 1950 ईस्वी में अभी का जो वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट यहां चलकर यहां पर अभी काम कर रहा है। समझ में आ गया? तो आप लोग ये सब कंटेंट याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग को बता दे कि आप लोग के सिलेबस में जो है कि हम कुछ कमी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम सोचे थे कि लगभग आपको 3 सब्जेक्ट से 2-2 पेज करके आपको हम लूसेंट करवाएंगे, लेकिन आप लोग को बता दे कि आपको लगभग हम 2 टॉपिक से देंगे क्वेश्चन। अभी फिलहाल सुनिएगा, हम थोड़ा सा अभी शुरुआत में थे और आप लोग भी अपना राय रख सकते हैं। आप लोग को बता दे कि अभी आपको एक सब्जेक्ट हम हिस्ट्री लेके चलेंगे और एक पॉलिटी लेके चलेंगे, ये दोनों सब्जेक्ट लेके चलेंगे। और उसके साथ आपको जो है कि ये दोनों को बहुत अच्छे से कवर करवाएंगे, एक-एक पेज देके। और जब आप एक-एक पेज करके कवर करिएगा तभी एग्जाम में कम से कम 3 महीना लगेगा। तो कम से कम कोई भी एग्जाम स्टार्ट होने में, तो क्योंकि चुनाव ही 2 महीना लग जाएगा अभी, तो आपको जब 3 महीना का समय मिलेगा कम से कम, तो आपको जरूर है कि एक बार आपका जरूर आराम से इतना बेसिक से आपको लेके चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, यानी एक तरह से फाउंडेशन तरह हो जाएगा। लेकिन आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, आपको लो से लो, हाई से हाई क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अगले दिन तक आपको हिस्ट्री पॉलिटी का मिल जाएगा। और जो भी छात्र अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका लिंक हम लोग जो है कि डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। ये बहुत सारे छात्र कॉल भी करते हैं या बहुत सारे छात्र जो है कि मैसेज भी करते हैं, उनको ऐड कर दीजिए। तो आपको आज फिर से बता रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिएगा 620-730-2301। आप लोग जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक चेक नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, बस मेरे लिए यही काफी है। पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरे संपर्क में आए, दूसरा हमको किसी से कोई लोग नहीं है। क्योंकि जब वो रिजल्ट देने लगेगा और जिस दिन उसका मैसेज घुसने लगेगा जो है कि मेरा रिजल्ट हो गया, तो जब मेरा खुशी अलग होगा और देखिएगा कितना हम आगे जाएंगे। उसके बाद बता देते हैं आपको, हकीकत हाथ में कलम है, आपको हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अभी तक हम लगभग 2018 से हम लोग ओरल डिस्कशन कर रहे हैं और ओरल इस तरह ग्रुपिंग कर करके अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं, लेकिन पहले हम ग्रुपिंग करते थे। और ग्रुपिंग कर करके कम से कम 20 स्टूडेंट का अभी सिलेक्शन हुआ है, कम से कम 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है मेरे मार्गदर्शन में, एकदम पूरा तरह से मेरे मार्गदर्शन में जो है कि सिलेक्शन हुआ है। खुद हम भी सिलेक्टेड हैं, इसीलिए आपको बताते हैं कि आपको भी करवा देंगे, बस आप साथ में लेके चलिएगा। और बता देते हैं कि यह 20 में से हाईएस्ट आप लोग का जो है कि एसआई भी बना है, उसके बाद स्टेशन मास्टर भी बना है, प्लस में जो है कि टेक्नीशियन हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ये सब बहुत सारा बना है। तो आप लोग लगातार बनकर चलिए। और जीडी भी बहुत सारा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो आप लोग को हम जो है कि मिलवाएंगे भी बहुत सारे छात्र से, बस आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।